स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, इसको बंद कर दे। हाँ, कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो, एक पुराना कंपनीज एक्ट भी था 1956 वाला, जिसके बारे में आपको पहले भी थोड़ा बताया गया था कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो नया एक्ट है, ठीक है। तो 2013 वाला जो एक्ट है वो इसलिए आया था, उसका रीजन ये था कि ग्लोबली बहुत चेंज आ रहा था मार्केट्स के अंदर और कंपनीज जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी, ठीक है। एंड 1956 वाला एक्ट जो था वो बेसिकली उतना एडवांस नहीं था कि जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली उनको कवर कर सके। तो इस वजह से एक न्यू एक्ट की रिक्वायरमेंट थी। जो न्यू एक्ट आया है आपका, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और इंक्लूड हुई हैं जो पहले इंक्लूड नहीं हुई थी। एक सेकंड, 2013 वाला जो एक्ट है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी इंक्लूड हुई है जो पहले नहीं थी, जैसे कि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट, विसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक बार इनको ऊपर ऊपर से देखा जाएगा, ठीक है। आपके जो एक्ट के अंदर जो नई चीजें आई थी एक बार मैं बस वो बता देता हूँ ब्रीफली। 1% कंपनी के बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट 2013 वाले एक्ट के बाद एग्जिस्ट करने लगा है, ठीक है। 1% कंपनी के अंदर सिर्फ एक इंसान जो होता है वो कंपनी के अंदर मेंबर होता है और कोई इंसान मेंबर नहीं होता, ठीक है। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम कंपनीज के टाइप पढ़ेंगे। हाँ, जब हम कंपनीज के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? विसल ब्लोअर्स वो होते हैं जो कंपनी की इंटरनल एक्टिविटी के अगेंस्ट, या फिर कुछ अगर फ्रॉड हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो लॉ के अगेंस्ट है बट पता नहीं लग रहा है बाहर बाहर की दुनिया में, तो विसल ब्लोअर क्या करते हैं? वो बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को आउट करते हैं। उसका एक पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसका एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो विसल ब्लोअर्स का काम क्या होता है? वो एक्चुअली कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई पर्सन अपॉइंट नहीं होता है। कि मैं अगर कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि हाँ कोई काम गलत हो रहा है, उस गलत काम को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं विसल ब्लोअर बन जाऊंगा। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है कि आप जो सीटी है वो बजा दोगे किसके अगेंस्ट? जैसे अपने होता है ना मैच के अंदर आप सीटी बजा देते हो, कोई भी चीज चल रही होती है, कोई मैच चल रहा है, जैसे मान लो फुटबॉल का मैच चल रहा है तो रेफरी ने विसल बजाई तो उसका वो इंडिकेशन है कि मैच रोको या फिर मैच स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो मैच रोकना और मैच स्टार्ट करना क्या है? विसल ब्लोइंग है। विसल ब्लोइंग का मतलब आप कंपनी को रोक देते हो कुछ काम करने से, या फिर कंपनी का कुछ काम जो नहीं करना चाहिए उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर देते हो। हाँ, क्या हुआ हर्ष, क्या बोल रहा है? अरे यार, तो दो जने मिलके विसल ब्लोइंग कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है वो, बस रेफरेंस है। जल्दी आजा, जल्दी आजा। हाँ, उसके अलावा क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट का मतलब क्या होता है कि सूट तो देखो सबको पता है कि सूट क्या होता है भाई, सूट बताओ। वहां से आ जाएगा, ये गठबंदी रहता है, उधर से ही आना है। आजा आजा, जल्दी आजा। तेरे को पता ना रिकॉर्डिंग भी ऑन है, इसका माइक भी ऑन है। हाँ, तो गाइज क्लास एक्शन सूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोग, क्लास का मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब कि जैसे मान लो कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या फिर आपके सारे क्रेडिटर्स हैं, इनसिक्योर क्रेडिटर्स हैं जो, ठीक है, वो क्या होगी? एक क्लास होगी। क्लास मतलब आप एक कैटेगराइजेशन कर देते हो लोगों का। वो जो कैटेगराइजेशन होगा उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? एक कॉमन सूट फाइल करते हो, एक कॉमन केस फाइल करते हो कि अगर सबका सेम ही कंसर्न है तो सेम कंसर्न को डील करने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक केस फाइल कर रहे हो। जा ढूंढया कौन है भाई ये? बहुत बढ़िया, जट ढूंढया। हाँ गाइस, तो क्लास एक्शन समझ आया क्या होता है? क्लास एक्शन मतलब एक कैटेगरी बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है लोगों का। वो ग्रुप क्या है? कॉमन कंसर्न के लिए क्या करता है? केस फाइल कर देते हो। ये ऐसे मत करो, उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है ना? उसके कैमरे के साथ। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्लास स्टार्ट हो गई है। अब जिसको जो खाना है वो खाते रहो, तो साथ में सुनते रहो, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हुआ था 2013 के अंदर ये आया था, ठीक है। इसके अंदर कौन सी कंपनीज कवर हो रही हैं? सबसे पहले तो देखो इसमें कंपनीज जो कवर हो रही हैं वो बेसिकली है स्मॉल कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज, 1% कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज भी, ठीक है। इसके अलावा कोई और एक्ट की जो कंपनीज हैं, मतलब जो कंपनीज या तो पहले बन गई थी 2013 वाला एक्ट आने से,
जैसे कि 56 वाला जो एक्ट था उसके अंदर बन गई थी, या कोई और स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर कंपनीज बन गई हैं, वो इसके अंदर कवर हो जाती हैं। बट हर टाइप ऑफ कंपनी जो है उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। सारी कंपनियां सेम तरीके से ट्रीट नहीं होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, पॉइंटर्स के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रेगुलेट कैसे होंगी, कंपनीज एक्ट के थ्रू होगी, अनलेस कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिया हुआ किसके अगेंस्ट, इंश्योरेंस एक्ट या फिर आईआरडीए के अगेंस्ट। आईआरडीए एक्ट, आईआरडीए क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस को गवर्न करती है, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी सेम चीज है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज नहीं बोली गई है तो अदरवाइज कंपनीज एक्ट कवर करेगा, नहीं तो अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ है तो बैंकिंग एक्ट के बेसिस पे हम देखेंगे बैंकिंग कंपनीज को, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई कंपनी बनी हुई है, ठीक है, जैसे पावर कंपनीज होती हैं, तो पावर कंपनीज भी कंपनीज एक्ट के थ्रू ही गवर्न होगी, अनलेस कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ हो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन करी गई है उन कंपनीज के रिगार्डिंग जो कि स्पेसिफिक एक्ट के अंदर भी फॉल करती हैं और कंपनीज एक्ट के अंदर भी फॉल कर सकती हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंदर सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है। बट कुछ कंपनीज अलग तरीके से भी रेगुलेट हो सकती हैं अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ उनका जो पेरेंट एक्ट है, पेरेंट एक्ट का मतलब जिस एक्ट के थ्रू वो डिराइव हो रही हैं उसके अगेंस्ट कुछ दिया हुआ है तो, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए यार। ऑनलाइन वालों सीधा माइक ऑन करके बोल देना, ध्यान नहीं रहेगा, स्क्रीन के ऊपर बार बार नजर नहीं जाती है, ठीक है। अरे माइक ऑन करके मतलब उनका खुद का माइक, ठीक है। कंपनीज मीनिंग एंड इट्स फीचर्स, देखो कंपनी का मीनिंग क्या होता है, सबको पता है कंपनीज क्या होती है, भाई बताओ कोई, कंपनी का मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्या बताना है फिर से? इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट वो सेम ही है जो इंश्योरेंस और बैंकिंग वाला पॉइंट था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज दी हुई है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बेसिस पे वो कंपनीज गवर्न होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर है। जैसे बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू कवर होगी, अदरवाइज अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो सेम तरीके से कंपनीज एक्ट में जैसे बाकी कंपनीज गवर्न होती हैं वैसे ही गवर्न हो जाएंगी। सिमिलरली गोज फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंपनी के मीनिंग एंड इसके फीचर्स। कंपनी क्या होती है भाई बता दो थोड़ा सा। बॉडी कॉर्पोरेट बोला किसी ने? हाँ तो ठीक है, तो बोला तो बॉडी कॉर्पोरेट ही है। हाँ, उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट तो होती है, बॉडी कॉर्पोरेट तो एलएलपी भी होती है। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी तो एलएलपी भी होती है। अरे तो डिफरेंस क्या है, क्या 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 यूनिक फीचर है? जब डेफिनेशन बताते हो आप यूनिक फीचर्स बता रहे हो। परपेचुअल सक्सेशन तो एलएलपी का भी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है एलएलपी की, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता है। इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है इसके ओनर्स से, ठीक है। ओनर्स भी क्या हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन क्या पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट जनरली क्या बोला जाता है कि मेंबर्स जो हैं वो अलग हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आपकी जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर जो भी आपने चीजें बोली वो सारी कवर हो रही हैं, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या क्या दो तीन डेफिनेशन दी हुई है, एक बार रीड करके देख लेते हैं। सब में ऑलमोस्ट सेम सी बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले दी गई थी, चीफ जस्टिस मार्शल ने एक डेफिनेशन दी थी, कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल बीइंग, जो क्या है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, ठीक है, एग्जिस्ट ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, जो कि मतलब बेसिकली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ लॉ के बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लॉ के बेसिस पे एग्जिस्ट करने का मतलब है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ रजिस्ट्रेशन है, या फिर लीगली उसको पावर मिली हुई है, ठीक है। अब कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन को आप जेल में डाल सकते हैं, आप उसकी शादी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से क्या डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। तो जो एट्रीब्यूट्स फिजिकली प्रेजेंट होने के बाद ही फुलफिल हो सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स के लिए कंपनीज जो है लायबल नहीं होती है। जैसे कंपनीज को जेल में नहीं डाल सकता, तो कुछ गलत हो रहा है तो अगर जेल में डाला गया है तो जेल में किसी एक इंसान को ही डाला गया होगा, किसके बिहाफ पे, शायद कंपनी के बिहाफ पे डाल दिया गया हो, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। एक डेफिनेशन तो हमारी ये हो गई। जो दूसरी डेफिनेशन जो शायद तुमने पढ़ी होगी, ठीक है, तुम्हारी जो अकाउंट्स में या फिर कहीं पे भी जहां भी तुमने पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा यूज होती है। इसमें क्या बोला जाता है, कंपनी इज एन incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। इसमें बहुत सारे फीचर्स बता दिए। अब वो जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो क्या है, कंपनी के यूनिक फीचर्स बोल सकते हैं कि हैं, वो शायद कॉमनली मिल जाए एलएलपी के अंदर भी, बट
कंपनीज के अंदर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हमें वो सेम फीचर्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे बट हम सेम फीचर्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले की फीचर्स जो है कंपनीज के अंदर, वो समझने से पहले हम देख लेते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज की डेफिनेशन क्या है। कंपनीज की डेफिनेशन क्या दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कि कंपनी क्या क्या है जो 2013 एक्ट के अंदर बन रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर हो रही है, वो कंपनीज, या फिर उससे पहले किसी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर हो गई है, बन गई है या इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो वो सारी कंपनीज क्या है, कवर हो जाती हैं इसके अंदर। अब देखो कोई, अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं दे रखी, जियोग्राफिकल लिमिट नहीं दी हुई कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए, इंडिया के बाहर। जी हाँ, क्या हुआ? तेरी किताब कहाँ है खुद की? हाँ वो निकाल, उसमें देख कहाँ पे है। हाँ हाँ गाइस, तो हाँ हाँ चारू बोलो। आपने अभी डेफिनेशन बता रहे थे क्लॉज वाली, हाँ उसमें उसके ऊपर वाली जो डेफिनेशन है ना, उसका लास्ट वर्ड का मीनिंग बताना। डेफिनेशन का नहीं है वो, बेसिकली कंपनी, एक सेकंड, डेफिनेशन का कॉमन सील है डेफिनेशन के अंदर, तो कॉमन सील तो पता होगा। अच्छा, दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ अ कंपनी सकिंगली। देखो सकिंगली का मतलब क्या होता है कि आपने क्लियर एंड कंसाइज वे में बता दिया, तो मतलब कोई डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए। तो वो बेसिकली एक जो आपके ऊपर डेफिनेशन दी गई है उसकी खासियत बता रहा है। ये जो डेफिनेशन दी गई है बहुत क्लियर एंड कंसाइज वे में दी गई है, कि मतलब बहुत स्मॉल वर्ड्स के अंदर इन्होंने मैक्सिमम पार्ट समझा दिया है। ये कोई काम करेगा, अंदर से मेरा चार्जर ले आएगा कि इसका लैपटॉप का, बैटरी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी वरना। क्यों, आवाज तो आ ही रही है ना सही, लास्ट क्लास में सही था। वर्ड का मीनिंग पूछा था वो मैंने बता दिया, वो सुना तूने? वो सुना? मैं पता ही था उसका मीनिंग क्या बता, वर्ड बढ़ के बताना, सकिंगली। आपने पढ़ी दिया है सकिंगली, देख स्पेलिंग देख ले और पढ़ ले एक बार, और उसका मीनिंग लिख ले, याद नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ तो गाइस फीचर्स ऑफ अ कंपनी हम अब देखेंगे। क्लियर एंड कंसाइज वे के अंदर आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक वर्ड में थोड़ा ना होता है, एक वर्ड तो वो खुद ही है। क्लियर एंड कंसाइज का मतलब साफ सुथरी भाषा में जो तुम्हारी नहीं है, ठीक है, और कम शब्दों में, कम शब्दों के अंदर मतलब कंसाइज, कंसाइज वे में आपने क्या कर दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। CONSISE, CONCISE होती है, सॉरी SE लास्ट में आता है, CISE। ठीक है, हाँ यार। तो हम अपने पढ़ेंगे फीचर्स, फीचर्स आपको पता है, ठीक है, फीचर्स के लिए एक मेमोरी टेक्निक है, वो एक बार देख लेते हैं। अगर, अरे अरे क्या हो गया, तो मेरे को पकड़ा देना ये दे। गाइस अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, सुनो। अब तुम्हारे कोई फालतू बात के लिए आवाज नहीं आनी चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं मैं, नहीं तो तुम उधर मेरे रूम में बैठोगे और कैमरा ऑन करके बैठोगे, ठीक है। यहाँ नहीं बैठेगा कोई, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। गाइस हाँ, तो आपकी मेमोरी टेक्निक है वो बेसिकली ये बोल रही है, यार ये अभी तक ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, इतनी लेट हो गई। हाँ तो गाइस अगर आपकी कंपनी के साथ कोई इशू हो रहा है, तो आप सीए से जब मेल करोगे, सीए को बात करोगे या फिर सीए से आप कम्युनिकेट करोगे, तो क्या बोलोगे, प्लीज लगाओगे कि नहीं लगाओगे कि हमारी ये दुविधा सॉल्व कर दो? क्यों, क्योंकि तुम्हें कोई प्लीज नहीं बोले अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? क्यों, प्लीज बोलेगा ना, फिर मतलब वो प्लीज बोलने पे काम करोगे, है ना। तो सीए को तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, प्लीज काम कर दो। सीए जब आपकी जो
व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, उसके अंदर क्या बोलते हैं हम, प्लीज को पीएलएस बोल देते हैं। ठीक है, तो सीए को आप प्लीज बोल के क्या करवा रहे हो, काम करवा रहे हो। तुम ही बनोगे सीए, तुम ही कोई मैसेज करेगा। ठीक है, तो सीए पीएलएस ये क्या होगी, तुम्हारी मेमोरी टेक्निक हो गई। तो एस से सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सबको पता है, ऐसी एंटिटी जो लीगली सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है अपने ओनर्स से। ठीक है, मतलब कि जो ओनर्स हैं वो अलग हैं, और आपकी जो एंटिटी है, जो कंपनी है, जो लॉ से बनी है, जो रजिस्ट्रेशन जिसका लॉ के अंदर हुआ है, वो अलग है। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सबको क्लियर है। इसको इसको पैराग्राफ को एक बार रीड करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं जो सेपरेट लीगल एंटिटी के रहते हैं। सबने पढ़े हुए हैं, सबने समझे हुए हैं एक बार। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी के पास में क्या पावर्स होते हैं, क्या राइट्स होते हैं। वैसे मैंने बताया था कि उसको जेल में नहीं डाल सकते, वो शादी नहीं कर सकते, है ना। वो बेसिकली सोशल रिलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि वो सोशल बीइंग नहीं है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का काम क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ये असेट्स लाइबिलिटीज ओन कर सकते हैं, डेट ओन कर सकते हैं। ठीक है, ये असेट क्रिएट कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट इंश्योरेंस हो सकता है, इनकी एक्टिविटीज जो है उनको गवर्न किया जा सकता है, ये बिजनेस रन कर सकते हैं, ये पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी वो सब चीजें कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन कर सकता है। ठीक है, आपको किसी पर्सन के बिहाफ पे जेल में नहीं डाला जा सकता, जिसको सजा मिली है वही जेल में जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे काम जो अपने किसी एजेंट के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू या किसी इंप्लॉय के थ्रू करवा सकते हैं, वो सब काम कंपनीज कर सकती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, एसेट्स भी ओन कर सकती है, तभी बिजनेस चल सकता है, अदरवाइज बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग क्लियर हुआ। अब इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको एक बार रीड करते हैं, सेम ही बात है, रिपीट की गई है। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले देखो, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताओ भाई क्या होता है, पता है किसी को। कंपनी से क्लॉज तो एओए में भी होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो डिफरेंस क्या होता है। जिसमें बेसिकली आपके मेजर फीचर्स ऑफ अ कंपनी लिखे होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होता है, जिसमें जिसमें आपका नेम क्या है वो लिखा होगा। ठीक है, आपके कितनी कैपिटल होगी वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, मन भाई कुछ पूछ रहा है क्या। हाँ, तो गाइज, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम डिफरेंस देखेंगे बाद में। एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि जो मेजर क्लॉज होते हैं, जिनके बिना कंपनी रन ही नहीं कर सकती है, वो कहां पे आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। ऐसे क्लॉज जो कंपनी के बायलॉज बोले जा सकते हैं, या फिर मतलब जिनके बेसिस पे आप डे टू डे फंक्शनिंग, डे टू डे गवर्निंग करते हो किसकी, कंपनी की, या फिर शेयर्स वगैरह जो है वो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कौन से शेयर होल्डर को कौन से राइट्स मिल रहे हैं, वो सब चीजें कहां दी होती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी होती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप सब्सक्राइब करते हो तब आप मेंबर बनते हो। सब्सक्राइब करने का मतलब आपने उसको पढ़ा, समझा, साइन किया उसके ऊपर, और आपने कंसेंट दिया अपना कि आप मेंबर बनने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जब करते हो ना शेयर्स किसी कंपनी के, तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी सब्सक्राइब कर रहे होते हो, तभी आप शेयर होल्डर बन पाते हो और तभी आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या हो गया चीनी, क्या बता रहा था। तो बाद में करना डिस्कस, रैंक चेंज हो जाएगी तुम्हारी। है? तो गाइज, शेयर होल्डर और मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अल्टीमेटली मेंबर्स तो बन जाएंगे, बट उसके थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम किस चीज का लगता है कि आप जब शेयर होल्डर बन रहे हो तो आपके मेंबरशिप के लिए नाम रजिस्टर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो आरओसी है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, उसके पास में इंफॉर्मेशन जाएगी, वो इंफॉर्मेशन वो अपनी बुक्स के अंदर नोट करेगा, और जब बुक्स के अंदर नाम आ जाएगा तब आप मेंबर बन जाओगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स नहीं होते, शेयर होल्डर मेंबर में डिफरेंस होता है, बट बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है। आप अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ना कि शेयर होल्डर और मेंबर सेम होते हैं, तो वो बात गलत नहीं है। ठीक है, हाँ, CAPLS, ठीक है। हाँ, तो गाइज, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने का मतलब समझ आ गया, समझ आया कि नहीं। सब्सक्राइब करने का मतलब है जब आप क्या बन रहे हो, कंपनी के मेंबर, कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए ट्राई कर रहे हो। क्या हुआ ये, कौन, अच्छा कोई गया है क्या बात। हाँ, तो सेपरेट लीगल एंटिटी बेसिकली आपको समझ आ गया क्या होती है। तो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने वाले जो पर्सन होंगे वो कौन होंगे, अल्टीमेटली ओनर्स होंगे कंपनी के।
तो इट्स पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। कंपोज इट का मतलब जो इसको फॉर्म करते हैं, जो इसको ओन करते हैं, ठीक है। तो जो ओनर्स हैं उनसे इसकी जो एंटिटी की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, सेपरेट रहती है। सेकंड फीचर क्या दिया हुआ है, एवरी मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। जो आपके मेंबर्स हैं, जो बेसिकली आपके ओनर्स हैं कंपनीज के, वो क्या है, कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि सारे ओनर्स के, सारे शेयर होल्डर्स के जरूरी नहीं है राइट सेम ही हो, सबके सेपरेट राइट हो सकते हैं। क्या पता कोई पर्सन सैलरी विड्रॉ कर रहा हो तो वो भी क्या है, एग्रीमेंट करेगा। कोई डायरेक्टर है, उसका क्या है, वो मेंबर भी है और वो डायरेक्टर भी है, ठीक है। उसका अगर सैलरी वो ड्रॉ कर रहा है तो सैलरी के लिए भी अलग से कोई एग्रीमेंट होगा। तो जो मेंबर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कंपनी के साथ में सेपरेटली एग्रीमेंट करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमने देखा था कि सेपरेट एग्रीमेंट होता है क्या फर्म के साथ में, नहीं, उसके अंदर पार्टनर्स ही एग्रीमेंट साइन करते हैं, चाहे खुद में हो चाहे किसी और के साथ में हो। यहाँ पे क्या है, कंपनी के नेम पे सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, कंपनी के साथ मेंबर्स भी क्या है, एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग होता है, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट, ठीक है। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन स्यू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स, ठीक है। डेट के रिगार्डिंग, फॉर द डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई भी डेट है उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो स्यू कर सकते हैं, मेंबर स्यू नहीं कर सकते। बस ये एक डिफरेंस रहता है कि अगर मान लो आपके किसी मेंबर ने अगर कंपनी को पैसे दिए हैं, किसी ने अपनी कंपनी को क्या दिया है, कोई डेट दिया है, ठीक है, तो वो उस डेट के लिए स्यू नहीं कर सकता, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता। सिर्फ क्रेडिटर ही कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिटर की कैटेगरी में आ रहे हो, मेंबर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, तब आप केस फाइल कर सकते हो। अदरवाइज ये मान लिया जाता है कि आपने ही दिया है अपनी कंपनी को, ठीक है, तो आप अपने साथ अपने हिसाब से पर्सनली डील कर लो, ठीक है। केस फाइल करने की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? उसके बाद में देखो एक एक केस लॉ दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बेसिकली बोला गया था, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जो केस है उसको समझते हैं। तो जो केस है वो बेसिकली उसका नाम क्या है, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस को लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी था उसके अगेंस्ट एक कंपनी के मेंबर, कंपनी के शेयर होल्डर का केस था। अब वो जो कंपनी थी उसके अंदर बेसिकली कंपनी फॉर्म किसने की थी, इस पर्सन ने की थी, इसका मेजोरिटी स्टेक था, सिर्फ एक शेयर जो था वो किसी और का था, ठीक है। तो मतलब कि दो लोग थे इसमें शेयर होल्डर, जिसमें 99.99% शेयर कौन होल्ड कर रहा था, जिस पर्सन ने केस किया है मगौरा ने, उसने किया था, ठीक है। तो वो ओन करता था इतने शेयर्स, मतलब कि वो मेजोरिटी मेजोरिटी मतलब 99.99% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि इंश्योरेंस जो है अगर मैं क्लेम करूं या कंपनी क्लेम करे तो क्या फर्क पड़ता है, शेयर्स तो मैं ही ओन कर रहा हूं, है ना, मैक्सिमम शेयर्स तो मेरे पास ही हैं। बट कोर्ट ने ये बोला कि नहीं फर्क पड़ता है, कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर वो जो लास्ट शेयर है वो भी तेरे पास होता तो तू भले ही 100% शेयर होल्डर होता, फिर भी तू क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंपनी है उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है। अगर इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए और कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस लिया गया है तो कंपनी ही उसको क्लेम कर सकती है। जो पर्सन है शेयर होल्डर है वो खुद अपने नाम से क्लेम नहीं कर सकता, ना ही वो खुद अपने नाम से इंश्योरेंस करवा सकता है कंपनी के अगेंस्ट, वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। केस समझ आया, कैसे मेंबर्स और कंपनी क्या है, अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, चाहे बात सेम ही हो रही हो, चाहे सेम चीज की ही बात हो रही हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्लियर मीनिंग क्या है, सबको पता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि अगर आपके मेंबर्स हैं वो छोड़ भी दें या मर भी जाएं, उसके बाद भी जो कंपनी है वो चलती रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। क्या क्या, जैसे, हाँ वो तो अब सारी कंपनीज के लिए है ना। मान लो जो तुमने कंपनी फॉर्म की थी, मान लो निक्स ने पीपो ने मिलके एक कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है। दोनों ने कंपनी फॉर्म की और दोनों के उसमें मान लो 50-50% स्टेक था। 5 साल बाद उनको अपनी कंपनी के 10 करोड़ मिल रहे थे, तो बोलते यार ठीक है यार, क्या काम करना है, बेच बाज के निकलते हैं। इन्होंने 100% स्टेक बेच दिया। अब जो कंपनी का जो स्टेक है इन्होंने बेच दिया, मरे तो नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डेथ वाला ही एग्जांपल है, वो स्टेक बेच दिया और कंपनी से ये आउट हो गए, या मेंबर्स नहीं है कंपनी के, नए मेंबर्स आ गए हैं उसकी इनकी जगह पे, ठीक है। इन्होंने पैसा उठाया और ये कंपनी से बाहर हो गए, ठीक है। उस केस के अंदर भी परपेचुअल सक्सेशन माना जाएगा, क्योंकि ओनर जो है, जो ओरिजिनल ओनर था वो क्या है, अलग हो गया है अपनी एंटिटी से, ठीक है, और उसकी जगह पे कोई नया पर्सन आ गया है। अगर जस्ट इन केस सारे के सारे लोग जो थे कंपनी के वो भी छोड़ दें या फिर मर जाएं, ठीक है, मान लो एक साथ कोई प्लेन में जा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, सब लोग मर गए जो कंपनी के मेंबर्स थे, ठीक है। हो सकता है ना, पॉसिबल है कि 3-4 लोग मेंबर थे,
एयर इंडिया के अंदर जा रहे थे और क्रैश हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी कंपनी के सारे मेंबर अगर मर गए तब भी कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करती हुई पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परपेचुअल सक्सेशन है उसका, वो सेपरेट है अपने किससे, किससे सेपरेट है? अपने ओनर्स से, अपने मेंबर से सेपरेट है, ठीक है। क्लियर है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो लिमिटेड लाइबिलिटी जो वाला जो पार्ट है वो 100% ट्रू नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है? जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। जो अनलिमिटेड कंपनी है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है, ठीक है। हम डिफरेंस समझेंगे इनके अंदर क्या है, ठीक है। डिफरेंस हम समझेंगे जब अपने कंपनीज के टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा जाएगा कंपनी की यूजुअली बोला जाता है कि लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लाइबिलिटी क्यों लिमिटेड है? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनीज है उनके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होती है? उनकी उनकी जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है, जो उन्होंने बेसिकली जो शेयर सब्सक्राइब किए थे उसकी जो पूरी अमाउंट जब तक वो पे नहीं करते हैं तब तक उनकी लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। इनकी जो लाइबिलिटी है वो कब मांगी जा सकती है, कब पैसे मांगे जा सकते हैं? या तो जब मर्जी मन करे कंपनी का, जब पैसों की जरूरत हो तब मांगे जा सकती है, या फिर वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही है तब मांग सकते हैं पैसे अपने जो डेट्स हैं उनको क्लियर ऑफ करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? कब मांग सकते हैं? या तो मर्जी है जब तब मांग लो, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे मांग लेते हैं। उसके बाद में लिमिटेड बाय गारंटी आती है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि आपने गारंटी दी हुई है, आपने कोई गारंटी दी हुई है किसको? कंपनी को। कंपनी के आप पे आपने गारंटी दे दी है कि क्या गारंटी है वो? कि आप इतने अमाउंट तक की जो वैल्यू है अगर डेट अकर होगा तो उतनी आप पे करोगे, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर आप अपफ्रंट पेमेंट नहीं करते हो, आप वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट करते हो। तो लिमिटेड बाय गारंटी वाला पार्ट सिर्फ उन कंपनीज के लिए बेटर है जहां पे या तो वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए या फिर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बना ली और मेरा काम सारा ऑनलाइन ही होना था, मेरे को ऑफिस सेटअप की जरूरत नहीं है, मेरे को एम्प्लॉइज को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, सीधा काम स्टार्ट कर सकता था मैं, तो उन केस के अंदर मैं काम स्टार्ट कर लूंगा। या फिर मेरे को लोग रेडिली डेट देने के लिए तैयार हैं, तो मेरे को डेट मिला और मैंने थोड़ा बहुत पैसा लगा के काम स्टार्ट कर दिया। या फिर आपके पास, कंपनी के पास पहले से ही क्या पता असेट्स हो, ठीक है। या आप क्या पता कोई पर्सन पहले से असेट्स ले आए, या फिर क्या पता किसी ने असेट डोनेट कर दी हो। डोनेट करने का मतलब ये है कि आपने एसेट जो है वो कंपनी को दे दिए हैं, कंपनी जो काम कर रही है उसके लिए, उसको यूज करने के लिए आपने एसेट्स दे दिए हैं, ठीक है। हो सकता है आपने डेट के परस्पेक्टिव से दिए हो या फिर आपने डायरेक्टली ही दे दिए हो, फ्री में दे दिए हो, ठीक है। सारे केस के अंदर क्या है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन केसेस के अंदर आप सोच सकते हो कि आप लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है पेमेंट की? जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है तब आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी जब पे ऑफ होगी, जब एक्चुअल लाइबिलिटी पे ऑफ होगी तब रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे की। जब पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि गारंटी ट्रिगर तब होगी, ठीक है। तो आप अपफ्रंट पैसे नहीं मांग सकते, अपनी मर्जी से पैसे नहीं मांग सकते, आपको वाइंडिंग अप तक का वेट करना पड़ेगा अगर आपको अपने शेयर होल्डर से पैसे चाहिए तो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? लिमिटेड से और इसके अंदर डिफरेंस समझ आया? ये देखो बाद में आएगा डिटेल में काफी, तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही बता रहा हूँ ताकि बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा बर्डन फील ना हो इस टॉपिक पे। देन उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर देखो होता क्या है, वहां पे ये नहीं होता कि अनलिमिटेड पैसा मांगते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको शेयर मिलेंगे, आपको शेयर मिलेंगे जिस वैल्यू के शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए हैं उस वैल्यू के आपको शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस वैल्यू के आपको जब शेयर्स मिलेंगे तो मतलब आपको पैसे उतने ही पे करने हैं स्टार्टिंग के अंदर जितने आपसे या तो मांगे जा रहे हैं शेयर के अकॉर्डिंग। बट वाइंडिंग अप के टाइम के ऊपर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके शेयर कैपिटल जो है उससे ज्यादा अगर लाइबिलिटी होती है, जितने आपको पैसे ऑलरेडी कंपनी को देने थे उससे भी ज्यादा अगर लाइबिलिटी आ जाती है, तो वो लाइबिलिटी भी आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आपको अपफ्रंट अनलिमिटेड पैसा नहीं मांग लेंगे, वो अपनी मर्जी से उतना ही पैसा ले सकते हैं वो जितना पैसा आपको देना था एज पर योर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, या फिर आप एज पर द वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, ठीक है। जितने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसे देना था। बट अनलिमिटेड कब होगी? जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको अपने शेयर की वैल्यू से ज्यादा भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद देखो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या? सबसे पहले तो ये लीगल पर्सन तो है पर ये आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन नहीं है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब यही है कि आप ह्यूमन नहीं हो फिर भी आपको एज ए पर्सन ट्रीट किया जा रहा है। एज ए पर्सन क्यों ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि आप लॉ के अंदर किसी किसी एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, आप सेपरेट कॉर्पोरेट हो, या फिर आप एक
सेपरेट लीगल एंटिटी हो, ठीक है। इसलिए आपको क्या बोला जाता है कि आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन वही सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंटर्स जहां पे आप फिजिकली प्रेजेंस आपके रिक्वायर्ड नहीं है, जहां पे आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन काम कर सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी बोल सकते हैं। और वही सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होंगी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। क्लियर है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्लियर है क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा वो खुद से तो एक्ट कर नहीं सकता, तो किससे एक्ट करेंगे, किसी ह्यूमन से ही, ह्यूमन के थ्रू ही एक्ट करेंगे, किसी एजेंट के थ्रू एक्ट करेंगे, किसी इंप्लॉय के थ्रू एक्ट करेंगे। तो कंपनीज किसके थ्रू एक्ट करती हैं, कंपनीज अपने डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके थ्रू एक्ट करती है, ठीक है। जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं, वो डिसीजन शायद शेयर होल्डर लेंगे, या फिर जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है उसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसीजन ले सकते हैं। लिमिटेड जो पावर उनको दी होती है उसके अकॉर्डिंग वो भी खुद से डिसीजन ले सकते हैं और वो कंपनी को फिर रन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आता है आपका पॉइंट कॉमन सील का, लास्ट पॉइंट है ये, पांचवा पॉइंट। तो पहले 2000 आपके 15 की जो अमेंडमेंट है उससे पहले, ठीक है, सेक्शन 9 के अंदर रिक्वायरमेंट होती थी कॉमन सील की, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती थी, कुछ डिसीजन ऐसे होते थे, कुछ परमिशन ऐसे होती थी जिसके ऊपर कंपनी की सील लगाना कंपलसरी होता था, ठीक है। इसीलिए जो कंपनी की सील जहां जहां लगनी जरूरी थी उसके लिए आपको सील चाहिए, सील चाहिए तो मतलब आपको एक सील की रिक्वायरमेंट रहती थी, जिसको हम बोलते थे कंपनी सील, जो कि बेसिकली क्या है, एक कंपनी की एक सील है जिसके जो कि आप कंपनी यूज करती है क्या करने के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है। वो जो परमिशन है वो कौन देगा, डिजास्टर कौन था भाई, हाँ। तो गाइज, कंपनी की जो सील है वो किसके लिए यूज होगी, परमिशन देने के लिए, कुछ एक्टिविटीज हैं उनको अप्रूव करने के लिए, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है उसके अंदर डिसीजन को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो कंपनी की जो कॉमन सील थी वो पहले कंपलसरी होती थी, 2015 के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी उसका नाम क्या है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो कॉमन सील को उसके बाद ना ऑप्शनल कर दिया गया है। ऑप्शनल करने का मतलब क्या होता है कि आपको कंपलसरी नहीं है, आप रख सकते हो, आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि कॉमन सील चाहिए तो आप रख लोगे, ठीक है। कैसे रखोगे, आपने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख दोगे कि हमें कंपनी की कॉमन सील चाहिए, तो कंपनी की कॉमन सील के बारे में आप लिख दोगे और उसके बाद में वो कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए कॉमन सील रखना। अगर उसमें नहीं लिखोगे, कंपलसरी नहीं करोगे तो आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप कंपनी, आज के टाइम में कंपनी जो है कॉमन सील के बिना काम कर सकती है, ठीक है। कंपनी कॉमन सील के बिना कैसे काम करेगी, लॉ तो चेंज हुआ नहीं, बस कंपनी की कॉमन सील की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो गई है कि आपका ऑप्शनल कर दिया गया है। तो जहां जहां पे पहले आपको कंपनी की कॉमन सील चाहिए थी, क्या करने के लिए, कुछ डिसीजन को अप्रूव करने के लिए, कोई परमिशन देने के लिए, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है उसको अप्रूव करने के लिए, तो उस केस के अंदर आप कॉमन सील लगाते थे। अब क्या करोगे, अब कोई भी दो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, 1% कंपनी के केस को छोड़ के दो डायरेक्टर क्या करेंगे, वहां पे साइन करेंगे, वहां पे परमिशन दे देंगे, ठीक है। तो दो डायरेक्टर परमिशन दे देंगे उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्टिविटी अब अप्रूव हो गई है, जिन डायरेक्टर्स के पास वो पावर है अप्रूवल देने की, उन डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है, तो मतलब अब वहां पे कॉमन सील की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे दो डायरेक्टर्स की परमिशन से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। कॉमन सील समझ आ गया कैसे काम करती है, क्या होती है, और अब क्या कंडीशन चल रही है करंटली, कैसे कॉमन सील की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऑप्शनल हो गई है वो, ठीक है। कॉमन सील का मीनिंग सबको पता है ना। लास्ट जो पोर्शन है इसका जो ब्लैक में दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं, बोल्ड में जो दिया हुआ है, इन केस अ कंपनी does not have a common seal the authorization shall be made by two directors or by a director and the company secretary। तो कंपनी सेक्रेटरी सबको पता है क्या होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, हाँ क्या होते हैं, सीएस, सीए जैसे होते हैं। अच्छा, पावर किसके पास ज्यादा होती है, सीए के पास में, सीएस के पास में, सीए के पास, तो सीए जैसे तो नहीं हुए, तुम्हें पता है जब पावर ज्यादा सीए के पास में होती है, उनसे नीचे भी ऐसे नहीं होते, उनका काम अलग होता है, काम अलग होता है, ठीक है। तो काम क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि कंपनी के रिगार्डिंग जितनी भी लीगल मैंडेट है, जितनी भी कंप्लायंसेस हैं, उनकी नॉलेज वो रखते हैं। और अगर कंपनी ने अगर कोई सीएस अपॉइंट किया हुआ है तो उसके पास कंपनी की कंप्लायंस को फुलफिल करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो रिक्वायरमेंट आ जाती है कहां से, आप अगर कंपनी के सीएस बन जाते हो, तो जिस कंपनी के आप सीएस बन गए उस कंपनी की सारी लीगल कंप्लायंसेस को आपको फुलफिल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल निक्स ने और पीपल ने जो कंपनी खोली थी उसका अगर सीएस चीनी बन गया, तो चीनी उनकी कंपनी को बेसिकली लीगल कंप्लायंस पूरी करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सारा का सारा काम लीगल कंप्लायंस रिगार्डिंग कौन करेगा, चीनी करेगा। इसीलिए सीएस को भी पावर दी जाती है
कि आप अगर एग्जिस्ट कर मतलब सीएस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो साइन कर सकता है, एक डायरेक्टर की उसके अलावा रिक्वायरमेंट है तो वो एक दो डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर का रोल वो है स्विच कर लेता है, सिर्फ परमिशन देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, जहां पे भी कॉमन सील की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वो डायरेक्टर नहीं होता है, ये चीज मत मानना कि वो डायरेक्टर बन जाता है, नहीं डायरेक्टर नहीं होता है वो, ठीक है। वो बस कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक साइन दे सकता है, अगर सीएस आपने ऑफिशियली अपॉइंट किया हुआ है अपनी कंपनी से। सारी कंपनीज क्या है, काम तो करवाती हैं सीएस से, ठीक है, बट अपॉइंट हर कंपनी नहीं करती। जिन जिन कंपनी को मैंडेटरी रिक्वायर्ड होता है वो कंपनी सीएस को मैंडेटरी क्या करती है, अपॉइंट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1% कंपनी है, 1% कंपनी के अंदर क्या है, आपका एक ही पर्सन है और कोई बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं होती, तो वहां पे आप क्या करते हो, सीएस को अपॉइंट नहीं करते हो, आप आउटसोर्स कर देते हो काम। आपने किसी को दिए 15-20 हजार रुपए और उसने क्या कर दिया, आपके साल की कंप्लायंसेस को पूरा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है, कंपल्सरी नहीं है तो वहां पे सीएस नहीं है, तभी यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर दो डायरेक्टर होंगे, नहीं तो अगर सीएस अपॉइंटेड है तो सीएस साइन करेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ पूछो। बेस्टोज का मतलब होता है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, कोई आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, या फिर उसके ऊपर आप कोई राइट या फिर बर्डन ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप किसी को बेस्टो कर रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोड विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल बीइंग। उसको वो बॉडी नहीं मिलती है, बॉडी ना मिलने का मतलब क्या है, उसको कभी वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी। फिजिकल प्रेजेंस ना होने का मतलब क्या है कि उसको किसी और के थ्रू काम करवाना पड़ेगा, और उस काम के अप्रूवल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कॉमन सील की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ बेस्टोर्ड का मतलब है कि आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हो कोई चीज, या फिर आपके पास कोई चीज होल्ड करने की पावर है या राइट है। वो जरूरी नहीं है कि आपके पास नेचुरली भी हो सकती है, या कोई आपको ट्रांसफर भी कर सकता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सेकंड पैराग्राफ की कौन सी लाइन, अमेंडमेंट वाली? वो तो बता दी ना, 2015 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, उससे पहले कंपलसरी था। वही तो बता रहा हूँ मैं, कॉमन सील पहले ऑप्शनल नहीं थी, अब 2015 के अमेंडमेंट के बाद में क्या है, वो ऑप्शनल हो गई है। तो पहले रिक्वायरमेंट कहाँ थी, सेक्शन 9 के अंदर रिक्वायरमेंट थी। अब सेक्शन 9 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें वो मैंडेटरी नहीं है कॉमन सील बनाना, क्यों, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आ गई थी। क्या वर्ड्स का चेंज कर दिया था, वो वर्ड्स लिखे होंगे यहाँ पे कि पहले एंड कॉमन सील लिखा हुआ था, अब वो वर्ड्स को है ऑप्शनल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, जिस वजह से वो ऑप्शनल हो गया है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। सेक्शन 9 के अंदर जो कुछ वर्ड थे, 3 वर्ड थे जिसकी वजह से कॉमन सील कंपलसरी थी, उनको हटा दिया बस, ठीक है। अमेंडमेंट के अंदर क्या किया उन्होंने, वो वर्ड्स हटा दिए, इस वजह से वो कॉमन सील की जो रिक्वायरमेंट थी अब वो ऑप्शनल हो गई है। क्लियर है। अब उसके बाद अपने कॉर्पोरेट वेल पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। कॉर्पोरेट वेल का मतलब आपको बताया गया था, पर्दे में रहने दो, ठीक है। आपके जो ओनर्स हैं वो किससे अलग है, आपके ओनर्स आपके कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो ओनर्स और कंपनी के बीच में एक पर्दा है, ठीक है, एंटिटी का पर्दा, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का पर्दा। कंपनी कौन रन कर रहा है, कंपनी खुद ही रन कर रही है, कंपनी ये माना जाता है, किसके थ्रू, बस कुछ लोगों के थ्रू कर रही है। तो जो ओनर्स हैं उनके बीच में और आपके बीच में क्या है, एक पर्दा है, एक लेयर है, एक वेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है, आपने वेल क्या होता है, घूंघट होता है, ठीक है। तो आपने बेसिकली चेहरा छुपा दिया है, किसका, जो ओनर्स हैं उनका, क्यों, क्योंकि एक आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो कौन डिस्चार्ज करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी लाइबिलिटी है, वो उस एंटिटी की लाइबिलिटी है, ओनर्स की लाइबिलिटी नहीं है। ओनर्स की लाइबिलिटी कहां तक है, जहां तक वो शेयर होल्ड कर रहे हैं या गारंटी के बेसिस के ऊपर उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है पे करने की पैसे, ठीक है। तो ये जो कॉर्पोरेट वेल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे पहले तो ये लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया है, यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लाइबिलिटी जो है आपकी वो लिमिटेड रहती है, और आपकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती है, ये आपको बचाती है पर्सनल लाइबिलिटी लाने से, ठीक है। अब पर्सनल लाइबिलिटी अगर आपकी नहीं आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आप बेसिकली कंपनी को सेपरेटली रन कर रहे हो, कंपनी सेपरेटली असेट्स ओन कर रही है, कंपनी सेपरेटली लाइबिलिटीज जो है वो ओन कर रही है, ठीक है। तो ये एक लेयर बस क्रिएट कर देती है ओनरशिप के बीच में और जो एक्चुअल कंपनी है, जो एक्चुअल एंटिटी है उसके बीच में। क्लियर है इतना मीनिंग, कोई डाउट इसके अंदर, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट समझ आया कि होती क्या है। अब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको कॉर्पोरेट वेल को पियर्स करना पड़ता है या फिर कॉर्पोरेट वेल को आपको लिफ्ट करना पड़ता है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग का मतलब सेम ही है, ठीक है। आप मतलब या तो घूंघट हटा दे रहे हो या फिर घूंघट में छेद कर दे रहे हो, उसको फाड़ दे रहे हो और देख रहे हो कि पीछे कौन है, किसका चेहरा है पीछे, ठीक है। मतलब आप ओनर्स को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हो,
ठीक है, क्यों ट्राई कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है ओनर्स ने कंपनी को यूज करके कोई गलत काम किया हो, ऐसे कि मान लो कोई अपनी लाइबिलिटी थी उसको अवॉइड कर रहे हो कंपनी के नाम पे। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस दिए हुए हैं, ठीक है, वो केसेस को आप अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, उससे पहले पढ़ते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो केस है वो पढ़ते हैं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन जो है वो कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आया था, ये कहाँ पे आया था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन वाला जो केस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब क्या है? ये यूके का केस है, ये इंडिया का केस नहीं है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो लॉ है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है यूके से, इसलिए वहां के लॉ को एक्सेप्ट किया गया है। तो यूके के अंदर जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस आया था, बेसिकली उसके अंदर क्या हुआ था? बेसिकली एक फैमिली बिजनेस था, ठीक है, उसमें 7 लोग थे, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 4 लड़के, एक लड़की, ठीक है, 5 बच्चे। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये इन पांचों, इन सातों को ये नाम पे कंपनी स्टार्ट हो गई। कैसे हो गई? कि जो सोलोमन खुद था उसने मैक्सिमम स्टेक रख लिया और बाकी सबको एक एक शेयर होल्डर एक एक शेयर दे दिया, ठीक है। उसके एक लाइबिलिटी की जो अमाउंट थी वो भी उसने, उसमें तुम्हारे इसमें पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, वो इतनी लाइबिलिटी उसने इनकर की, मतलब कंपनी ने बेसिकली जो बिजनेस है उसको टेक ओवर कर लिया। कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर करने के बाद में क्या क्या उसके रिटर्न में दिया? शेयर्स भी दे दिए, डिबेंचर्स भी दे दी, 36 चीजें दे दी, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ है? अरे भाई बहुत जल्दी आ गया छाबड़ू। हाँ भी छाबड़ू, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तूने, जो बीच में गायब हो गया था। ये कौन है? ये तो तू ही होगा, पता था मेरे को। हाँ, तो गाइज, हाँ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन के अंदर क्या हुआ था? सबसे पहले तो कंपनी फॉर्म हो गई थी, उसने बेसिकली क्या किया था? फैमिली बिजनेस को कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया था। कंपनी के नाम पे जब ट्रांसफर कर दिया गया था तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या ले लिए थे? शेयर्स ले लिए थे, डिबेंचर्स ले लिए थे, एंड हो सकता है कोई चार्ज क्रिएट कर दिया हो असेट के ऊपर कंपनी के, ठीक है। ये इतना क्लियर है सबको क्या हुआ था? ठीक है। अब देखो, जो उसकी वाइफ थी, डॉटर थी, उन सबको उन्होंने एक एक शेयर दे दिया, एक एक यूरो के वर्थ का शेयर दे दिया था। तो मतलब वो सारे भी क्या है? मेंबर्स तो हैं ही कंपनी के, ठीक है। बट हुआ क्या था? कंपनी लिक्विडेशन में चली गई। कंपनी के लिक्विडेशन में जाने का मतलब क्या होता है? कि कंपनी अब बाइंडिंग अप की पोजीशन में आ गई है, कंपनी अब बंद होने की पोजीशन में आ गई थी। उसका रीजन क्या था? कि जो ग्लोबली मार्केट जो था वो ग्लोबल सप्रेशन आ गया था, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, उस वजह से कंपनी जो है वो रन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को ओन अप नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको बंद करने का टाइम आ गया था, ठीक है। अब वहां पे जो बाकी के क्रेडिटर्स थे, अब कंपनी के क्रेडिटर्स थे तभी बंद करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उसको डेट पे करने थे। अब जो कंपनी के बाहर के क्रेडिटर थे, कंपनी के बाहर के क्रेडिटर का मतलब क्या है? जो ओनर्स के अलावा जो क्रेडिटर थे, ओनर भी यहाँ पे इस केस में क्या था? क्रेडिटर था। कैसे क्रेडिटर था? क्योंकि उसने जब कंपनी को बेचा था तब उसने शेयर्स भी ले लिए थे, डिबेंचर्स भी ले लिए थे, और चार्ज भी क्रिएट कर लिया था असेट्स पे। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है? वो एक क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, कि उसने क्रेडिट पे आपकी कंपनी को क्या दे दिए? असेट्स दे दिए, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें तुम कैलकुलेट करोगे तो उसने 30,000 यूरो तक का सामान जो था, मतलब बेसिकली 30,000 यूरो उसको रिटर्न मिल गए थे। 800 समथिंग जो थे, एक मिनट ना, हाँ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो साथ नहीं नहीं, हाँ, 8,000 समथिंग का जो सामान था बेसिकली उसने क्रेडिट पे दे दिया था, ठीक है। जो अब अनसिक्योर्ड, जो बाहर के क्रेडिटर्स थे, बेसिकली कंपनी के बाहर क्रेडिटर्स थे। 7,000 कौन है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो बाहर के हैं ये। भाई अनसिक्योर्ड 7 हैं, वो खुद जो था वो 8,000 समथिंग का ओनर था, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ वो अनसिक्योर्ड है जो बाहर के क्रेडिटर्स हैं। जो जो कंपनी के खुद के क्रेडिटर्स हैं वो बेसिकली कौन है? वो सोलोमन खुद। सोलोमन खुद क्या है? कितने का, कितने रुपए के वर्थ का क्रेडिटर है? वो 8,000, कितने, 8,782 जो यूरोज हैं। तुम ना एक मिनट मेरी बात सुनो अच्छे से। तुम नहीं नहीं नहीं, तुम अब समझो, क्योंकि ये डाउट बाकी सबको भी आया है, बाकी सबको भी आया होगा। टोटल कितने पैसे के वर्थ एसेट्स थे? 782। 20,000 के क्या दे दिए? 10,000 के डिपेंडेंस दे दिए। पीछे कितने बचे? कितने बचे? यही बचे। अब इतने रुपए बचे, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि 20,000 के शेयर्स दे दिए, 10,000 के डिपेंचर दे दिए, बचा हुआ क्या है? क्रेडिट पे दे दिया सामान।
अरे 8,000 प्लस बोल रहा था ना। 7,000 बोल रहे थे। अब ये जो वैल्यू है ना, ये भी क्या पता सही ना हो, ये तुम्हारी जो कंपाइल्ड फैक्ट्स है ना उसके बेसिस पे बताया गया है। ठीक है, तो आपको पैसों से करना क्या, आपको ये समझना है कि चार्ज क्रिएट हो गया था। चार्ज का मतलब क्रेडिट पे आपने सामान दे दिया था। हाँ चारू, वो बोलो क्या कह रहे थे। 38782 क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या है 38782? बताओ बताओ क्या लिखा हुआ है लाइन के अंदर। बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू दी हुई है। जब उसने कंपनी को पैसे ट्रांसफर, बेसिकली एसेट्स ट्रांसफर किए, तो कंपनी को तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बेसिकली 2,000 के, सॉरी 20,000 के शेयर्स दे दिए, 10,000 के डिबेंचर्स दे दिए, बची हुई अमाउंट को उन्होंने क्रेडिट पे रख लिया, एज इन कि चार्ज क्रिएट हो गया वहां पे। क्लियर है, समझ आ गया। वही कैलकुलेशन बताइए यहाँ पे। अब जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, हाँ तो पहले मुंह धो गया। 6.6 तो तू रेस्ट करना भाई, तबियत नहीं ठीक तो। ऑनलाइन तो सारी लगा रहे हैं। 1:30 बजे तो भैया रीले भेज रहा था मेरे को रात को। 6.6 पे है, सॉरी 6.7 पे है, 6.7 पे सोलोमन वर्सेस सोलोमन चल रहा है। हाँ तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन के अंदर अब जो क्रेडिटर्स कंपनी के बाहर के थे, अब देखो लिक्विडेशन में चली गई ये कंपनी, तो मतलब ये है कि कंपनी के एसेट्स जो है वो बिक जाएंगे। कंपनी के एसेट्स बिकने का मतलब क्या है कि जो कंपनी के जो वैल्यू है वो शायद जीरो भी हो जाए। जीरो के बाद भी क्या पता लाइबिलिटी बची हो, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी थी वो हो सकता है ज्यादा हो। तो जो क्रेडिटर्स थे बाहर से, बाहर के क्रेडिटर्स थे, मतलब जो कंपनी के बाहर के क्रेडिटर्स थे, कहने का मतलब आपने कंपनी का जो बिजनेस किया था, तो बिजनेस के रिगार्डिंग जो क्रेडिटर्स आपके बने थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि जो सोलोमन है वो खुद तो क्या है, कंपनी का ओनर ही है, मैक्सिमम स्टेक वो होल्ड कर रहा है, उसकी वजह से जो ये क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो तो उसका खुद का ही है ना, कंपनी और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस, क्यों, क्योंकि वो ही मेजर स्टेक होल्डर है, उसी का ही बिजनेस था, उसी का ही बिजनेस टेक ओवर किया, उसी ने खुद को एक क्रेडिटर दिखा दिया, अब वो खुद ही क्रेडिट क्लेम कर रहा है। कितने का, 8782 यूरोस का। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये किसने क्लेम किया, जो क्रेडिटर्स थे, जो कंपनी के बाहर के क्रेडिटर्स थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, उन्होंने ये चीज क्लेम की। अब कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो ओनर है और जो कंपनी है उसके बीच में क्या है, एक वेल है, एक पर्दा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटीज हैं। तो हाँ, जो शेयर होल्डर है वो क्या बन सकता है, जो मेंबर है वो क्या हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है, क्रेडिटर होने की वजह से उसको क्या मिल जाएंगे, क्रेडिटर होने की वजह से उसको क्या मिल जाएगा, जो उसका क्रेडिट का हिस्सा था वो भी उसको मिल जाएगा, जितने पैसे उसको मिलने चाहिए थे वो भी उसको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनर के बीच में और कंपनी के बीच में एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री किसकी वजह से है, जो आपकी कॉर्पोरेट वेल है उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है। ये केस किसके रिगार्डिंग है, कॉर्पोरेट वेल को जस्टिफाई करने के रिगार्डिंग है। इसके बाद आप और भी केसेस पढ़ोगे जो कॉर्पोरेट वेल को नहीं, बट कॉर्पोरेट वेल को पियर्स करने के लिए, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के रिगार्डिंग वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो शेयर होल्डर है ना वो, तो शेयर होल्डर तो, अब देखो तुम्हारी कंपनी वाइंड अप होती है तो क्या होता है, जो कंपनी वाइंड अप होने में प्रोसेस होता है वो होगा। यहाँ पे सिर्फ बात क्या हो रही है कि जो डिबेंचर है वो तो होल्ड कर सकता है कोई भी इंसान, जो शेयर है वो भी कोई भी होल्ड कर सकता है, जो ओनर है वो तो करेगा ही तभी वो क्या है, ओनर है। ठीक है, तो ओनर अगर वो है तो वो क्रेडिटर नहीं हो सकता। और जब वो मेजोरिटी ओनर है, जब उसने पूरी की पूरी कंपनी ही उसके नाम पे है, सिर्फ अपने बच्चों को और बीवी को उसने एक एक शेयर दिया हुआ है, तो बेसिकली टोटल उसने कितने 6 शेयर दिए हुए हैं अलग से, बाकी सारे शेयर कौन होल्ड कर रहा है, वो कर रहा है। तो 99.99% जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, इसी इंसान के पास है। तो ये सेपरेट नहीं है कंपनी से, ये क्लेम किया गया था, बट फिर भी कोर्ट ने बोला कि नहीं ये सेपरेट ही है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी है उसकी जो एंटिटी है वो लीगली सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से उसकी जो एंटिटी है वो और ओनर जो है वो अलग है, और इसलिए जो ओनर है वो क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है क्लियर है, हाँ ओके। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, जो कंपनी जो इस केस के अंदर जजमेंट हेल्ड किया गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसको आप रीड कर लेना, समझ आ जाएगा, इजीली समझ आ जाएगा। अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन,
किसी ने पर्सनल डेट लिया, और वो कंपनी में इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता है वो पर्सनल डेट को इंक्लूड? कैसे करेगा? पर्सनल डेट का मतलब तुमने खुद ने डेट लिया ना। अरे कह रहा है मतलब पर्सनली किसने डेट किया और कंपनी में इंट्रोड्यूस कर दिया, वही कहा तुमने अभी। क्या बात है, बोला तो यही था। हाँ, तो पर्सनल डेट लिया तो वो तो तुम्हारा पर्सनल हो गया ना, कंपनी का डेट कैसे बनेगा वो? कंपनी में इंक्लूड कर दिया, उसके रिगार्डिंग तुमने शेयर्स लिए। आप शेयर्स होगे ना, जो भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस केस में भी शेयर्स लिए थे। जो पार्ट वो नहीं लिया, जो जिस पार्ट के अगेंस्ट शेयर नहीं दिए थे, डिबेंचर नहीं दिए थे, उसको एज अ डेट ट्रीट कर लिया था और वो क्रेडिटर बन गया था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या होता है कि क्या ये कंपनी की आड़ के अंदर, ये कंपनी के जो वेल है, ये जो घूंघट है, ये पर्दा है, इसकी आड़ के अंदर क्या आप कोई गलत काम कर सकते हो? मतलब एज इन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, पियर्सिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। वैसे कर तो सकती है, कैसे कर सकते हैं? वही तो, उसके लिए तो पियर्स कर रहे हैं, उसके लिए तो लिफ्ट कर रहे हैं। अरे तो रुक जा, रुक जा। हाँ, विजय माल्या वाला जो केस है, विजय माल्या क्या था? मेजोरिटी ओनर था किसका? किंगफिशर्स का। ठीक है, तो किंगफिशर्स का अगर वो मेजोरिटी ओनर था तो बेसिकली वो उसने क्या किया था? उसने बहुत बड़ा लोन लिया था, उसके लिए वो गारंटर बन गया था, और गारंटर बन के वो देश से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया था कंपनी पे नहीं कर पा रही है, डेट जो है वो पे नहीं कर पाएगी। ठीक है, और मेरा गला पकड़ेंगे बाद में, और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ठीक है, तो वहां पे कॉर्पोरेट वेल तो पियर्स होनी थी, पर वहां पे वो सेपरेटली गारंटर भी था, तो वहां पे पियर्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो खुद गारंटर बन गया था। अब गारंटर की एज ए गारंटर भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, लाइबिलिटी की रिक्वायरमेंट थी, है ना? बट वो पे नहीं किया, इस वजह से वो क्या इशू है, उस पर क्रिमिनल चार्जेस लग गए। क्रिमिनल चार्जेस क्यों लग गए? क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी को छोड़ के वो भाग गया, इसलिए वो इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहा है। क्यों क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि वो आएगा इंडिया के अंदर, उसको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना? क्लियर है? धोखा किया तभी तो उसके अगेंस्ट केस चल रहा है। अभी तो अपन को उसको देने वाला है। अपन को क्या देना है उसको? अपन को कुछ नहीं देना उसको। ये वो कहता है ना, मतलब मैंने उल्टा ज्यादा दिया है, तुम्हें मुझे देना चाहिए। वो तो वो बोलते हैं ना, वो तो कुछ भी क्लेम करेगा, वो तो कुछ भी क्लेम करेगा। वो तो अब जो चोर है वो यही मान ले कि उसने चोरी की है, तो फिर कैसा चोर है वो? फिर तो पकड़ के जेल में डाल ही देंगे उसको। हाँ? तो गाइज, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप कोई इलीगल काम कर सकते हो क्या, या कंपनी की वेल जो है वो कब कब लिफ्ट हो सकती है? देखो, ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसको वेल को लिफ्ट करने में। तो हर केस में लिफ्ट नहीं की जा सकती है। जहां पे सेपरेटली लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब किसी एक ह्यूमन के रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी अराइज होनी चाहिए, और वहां पे कोई गलत काम किया गया है उस ह्यूमन ने, किसकी आड़ में? कंपनी की आड़ में। सिर्फ उन केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हो। उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो जो एग्जांपल्स हैं उसके रिगार्डिंग एक मेमोरी टेक्निक है। अगर आपके सीए को आपको कोई मेल करना है, अगर आपके सीए को आपको कोई मेल करना है, तो आप क्या करोगे? सीए से कोई काम ही करवा रहे होगे, उसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट भेजोगे कि भाई ये अकाउंट से ये अप्रूव कर दो, ये ऑडिट कर दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, है ना? तो आप बेसिकली क्या करोगे? पेमेंट करता रहना, तू डॉक्यूमेंट तो भेजेगा ना। देखो, प्लीज तो तुम भेजोगे, फिर उसके प्लीज तुम्हारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें कहते हैं प्लीज फाइंड अटैच, जो आपकी मेल की लैंग्वेज होता है ना, उसमें लिखते हैं प्लीज फाइंड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएफए बोलते हैं। ये तुम्हें अभी नहीं पता, जिस दिन तुमने जॉब करनी स्टार्ट कर दी ना, ये सबसे ज्यादा वर्ड यूज करने वाले हो तुम। ये पीएफए यूज, मेल लिखोगे तो पीएफए तुम यूज करोगे। अदरवाइज तुम व्हाट्सएप पे भी कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो ना, तो पीएफए तुम वहां लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल वर्ड किसके रिगार्डिंग है? जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने के अंदर। तो जो आपका सीए है, सीए को आप क्या बोलोगे? पीएफए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पीएफए का मतलब एक बार ग्रुप पे लिख देना। क्या है ग्रुप पे? मतलब उसके अंदर चैट के अंदर लिख देना कि प्लीज फाइंड अटैच। ठीक है, प्लीज फाइंड अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये आपका जो पीएफए वर्ड है ना, अब आप जब भी इसको यूज करोगे तो आपको ये मेमोरी टेक्निक याद आएगी। ठीक है, जब अभी तो नहीं करोगे, जब आप जॉब स्टार्ट करोगे या आप काम करना स्टार्ट करोगे, तब आप ये यूज करोगे। तो सीए को आप क्या बोलोगे? पीएफए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी क्या है? मेमोरी टेक्निक है। तो कॉर्पोरेट जो वेल है उसको पियर्स करेंगे, उसको लिफ्ट करने के जो आपके इंस्टांसेस दिए हुए हैं उसकी। ठीक है, जो 2 पॉइंट है ना, ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, उसके बाद में जो 1 2 3 4 5 पॉइंटर है उनकी है, वो जो 5 पॉइंटर्स हैं उनकी है ये मेमोरी टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी।
प्लीज फाइंड अ टास्क। कंपनी का कैरेक्टर फाइंड करना। कंपनी का कैरेक्टर क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हो सकता है जो कंपनी है वो देश के लिए सही ना हो। ठीक है, अगर मान लो कि जो कंपनी है उसके जो ओनर्स हैं, अभी इंडिया के अंदर कोई कंपनी रन हो रही है, उसके जो ओनर्स हैं वो क्या है, सिर्फ पाकिस्तान की ओर, जो वॉर का टाइम था तो वो क्या है, आपके आपके क्या हो जाएंगे, एनिमी हो जाएंगे। देखो कंपनी जो है वो फ्रेंड और फो नहीं हो सकती, वो क्या हो सकती है, एनिमी हो सकती है। ठीक है, फो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फो जो होता है वो वर्ड किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन के लिए यूज होता है। आप एनिमी यूज करते हो किसके लिए, एक एंटिटी के लिए भी एनिमी वर्ड यूज कर सकते हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, कंपनी जो है वो एनिमी है कि नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए, उसका कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करोगे। आप देखोगे कि उसके एक्चुअल ओनर्स कौन है। ठीक है, अगर सारे के सारे उसने में पाकिस्तानी है और अपने पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर वॉर छेड़ रखी है, तो वो सारे क्या हो गए, अपने एनिमी हो गए, वो क्या हो गए, अपने फॉरेन एनिमी हो गए। तो इस वजह से जो कंपनी चाहे इनकॉर्पोरेट इंडिया के अंदर हुई हो, जस्ट बिकॉज उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे कौन है, पाकिस्तान के लोग हैं, तो वो अपने क्या बन जाएंगे, एनिमी बन जाएंगे। उस वजह से जो कंपनी है वो भी क्या बन जाएगी, हमारी एनिमी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो फंक्शनिंग होगी, जो उसकी गवर्निंग होगी, वो हो सकता है इसी वजह से चल रही हो कि आपने इंडिया को कोई नुकसान पहुंचाना है, इसलिए उसको एनिमी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके हमने क्या देखा, कैरेक्टर देखा है कंपनी का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। एक सेकंड, हाँ, प्रोटेक्ट रेवेन्यू या फिर टैक्स। बेसिकली आप हो सकता है कंपनी का स्ट्रक्चर यूज करके टैक्स को अवॉइड कर रहे हो। अब देखो बहुत सारे तरीके होते हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो केस लॉज है ना, उनको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, वो एग्जांपल की तरह पढ़ना, जैसे आप एग्जांपल पढ़ते हैं उसको वैसे ही पढ़ना। ठीक है, बट हाँ आपका जब एक्सप्लेनेशन जाएगा तो एक केस लॉज मेंशन करोगे तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर इन केस लॉज को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू या टैक्स। अब रेवेन्यू और टैक्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स कम लग रहा है, जैसे मान लो डिबेंचर से आपका जो रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर आप क्या क्या दे रहे हो, कम टैक्स दे रहे हो, जो आपकी एक्चुअल इनकम है उस पर आप शायद ज्यादा टैक्स दे रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फिर कंपनी को बनाओगे, कंपनी बनाए क्या करोगे, आप डिबेंचर्स इशू करवा लोगे। डिबेंचर्स इशू करवा के क्या होगी, जो आपकी इनकम होगी उसको घुमा दोगे कंपनी के थ्रू और आपको डिबेंचर के फॉर्म में आप रिटर्न ले लोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर के ऊपर आपका 10% टैक्स है और आपका जो नॉर्मल जितनी आपकी इनकम है उसके ऊपर आपका अगर समअप करे तो 20% टैक्स लग रहा था। ठीक है, जो भी स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो आपका 20% टैक्स लग रहा था। अगर आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कंपनी फॉर्म कर रहे हो और कंपनी के अंदर सारी इनकम जो है अपनी वो रोटेट कर रही है, तो बेसिकली आप अपना रेवेन्यू या फिर टैक्स बचा रहे हो। ठीक है, तो रेवेन्यू और टैक्स आप इस तरीके से नहीं बचा सकते। अगर आपका सोल पर्पज ही कंपनी को फॉर्म करने का ये था कि आपको टैक्स बचाना है या रेवेन्यू बचाना है, हाँ ठीक है, हो सकता है ट्रांजेक्शन के अंदर जब जेन्युइनली कोई चीज आप जेन्युइनली आपका टैक्स शायद बच रहा हो, वो इशू नहीं है। आपने जब पर्पज, आपकी जो कंपनी का पर्पज ही था टैक्स बचाना या रेवेन्यू रेवेन्यू बचाना, उसके लिए आपने ट्रांजेक्शन्स को घुमाना शुरू कर दिया, आपने अपनी अकाउंटिंग को घुमाना शुरू कर दिया, उस केस के अंदर वेल पियर्सिंग हो सकती है। ठीक है, वेल लिफ्टिंग हो सकती है और उसको हम एक वैलिड रीजन मानते हैं कि आप सिर्फ रेवेन्यू और टैक्स बचाने के लिए कोई कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ए से आइए, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। आपने जैसे टैक्स को अवॉइड किया, टैक्स भी क्या था, एक लीगल ऑब्लिगेशन थी। हो सकता है आप और कोई तरीका यूज करके क्या कर रहे हो, अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशन है उनको अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे इसके अंदर केस दिया हुआ है उसके अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, एक कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी समझ आता है सबको, कि एक कंपनी जिसके मैक्सिमम शेयर्स एक पेरेंट कंपनी ने, मतलब एक दूसरी कंपनी ने होल्ड किए हुए हो, तो वो क्या बन जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। तो अगर आपने किसी कंपनी के 100% शेयर ओन किए हुए हैं तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, पेरेंट बन जाओगे, और वो जो कंपनी है वो आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। एज्यूमिंग कि आप यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, आप कंपनी है। ठीक है, मान लो एबीसी जो कंपनी है उसने XYZ कंपनी के 100% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, या फिर 51% से ज्यादा, या 50 से ज्यादा शेयर्स जो है वो होल्ड कर रखे हैं, 50% से ज्यादा शेयर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो एबीसी कंपनी है वो क्या है, पेरेंट कंपनी है किसकी या होल्डिंग कंपनी है किसकी, XYZ कंपनी की। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके आप अपने बहुत सारे लाइबिलिटीज को अवॉइड कर सकते हो। कैसे? मान लो ए कंपनी थी, ए कंपनी ने क्या किया, ए कंपनी ने क्या किया, बी कंपनी के रिगार्डिंग, धोखा नहीं,
ए कंपनी ने एक बी कंपनी बना ली, उसके सारे शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को क्या दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है। डिबेंचर्स दे दिए तो अगर आप डिबेंचर्स के रिगार्डिंग कोई आप पैसे भर रहे हो तो वो अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर कहां जाते हैं, किसी और को पैसे दे रहे हो आप, डिबेंचर्स आप सामने नहीं देते हैं, आपके एक्सपेंस से जा रहे हैं, तो आपका मतलब प्रॉफिट कम होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट कम होएगा तो क्या होगा, आपका जो पीएनएल है, जो आपका पीएनएल है उसके अंदर प्रॉफिट जितना होना चाहिए उससे कम दिखेगा, है ना। प्रॉफिट जितना दिखना चाहिए था उससे कम दिखेगा। होगा क्या, आपने डिबेंचर दे रखे हैं बी को, ठीक है। बी कंपनी ने क्या कर रखा है, आपने, आप ही ओनर हो, तो बी कंपनी की एक्चुअल इनकम किसके पास जा रही है, अल्टीमेटली घूम के वापस ए के पास ही आ रही है, अल्टीमेटली ए के पास ही आ रही है, क्योंकि जो ओनर है डिबेंचर किस कौन ऑन कर रहा है, जो ओनर है वही ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ओनर कौन है इस कंपनी का, ए कंपनी है, ठीक है। ये आपने ट्रांजेक्शन की, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, डिबेंचर्स दे दिया, और ताकि आपका जो पीएनएल है वो कम हो जाए। अब कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिसके अंदर पीएनएल के अंदर जो आपका प्रॉफिट आ रहा है उसका कुछ परसेंटेज आपको शायद वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग देना हो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग मान लो पहले आपका था 10 करोड़ का प्रॉफिट, आपने डिबेंचर्स इशू कर दिया तो आपका 4 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और उसका आपको शायद 1% देना होगा। तो पहले आपको हो सकता है 10 लाख रुपए देने थे वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर, अब आप कितने दे रहे हो, 4 लाख रुपए, कम हो गया ना, 14 नहीं 4, कम हो गया ना, 10 से अपने 4 पे आ गए, ठीक है। तो आपने बेसिकली 6 लाख की अपनी लाइबिलिटी अवॉइड कर दी, कैसे, जस्ट बिकॉज आपने कंपनी खोल ली, कौन सी कंपनी खोल ली, बी कंपनी खोल ली, ठीक है। ऐसे अगर आप अगर लेयरिंग कर रहे हो, आपने मान लो सी कंपनी भी खोल ली, इससे भी आगे डिबेंचर्स दे दिए और ये सेम ट्रांजेक्शन घुमा दी, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बाद भी इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, अगर आपने सिर्फ पर्पज ही आपका ये है कि आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन अपनी अवॉइड करना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपने कोई कंपनी फॉर्म की है, तो उसकी वेल पियर्सिंग हो सकती है और उसके लिए आपको एक्चुअली लायबल ठहराया जा सकता है। ये मान लिया जाएगा कि जो ए है, ए कंपनी ही लायबल है, किसके लिए, जो बी कंपनी है उसकी पूरी की पूरी इनकम के लिए, और जो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है पीएनएल के अंदर उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, और जैसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे बी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है या फिर सी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। आपकी और सारी ट्रांजेक्शन किसकी हो जाएंगी, ए कंपनी की हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि वेल पियर्सिंग कर दी गई है, उसके पीछे कौन है, ए ही है, तो सारी ट्रांजेक्शन ए के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी, सारी इनकम जो है वो ए के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। हाँ होता तो किसको हो रहा है, तूने बोला कि भैया एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, मैं पैसे डालूंगा, आप पैसे डालना, ठीक है, और जो कंपनी है वो किसी और जगह पैसे डालेगी, और उस कंपनी के भी ओनर कौन है, अपने ही है। तो तुमने पैसे डाले उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी ने, कंपनी के अंदर पैसे डाल रहे हो अपनी। जिसके वो अपनी होगी कि अपने अपने उन्होंने पैसे डाले पूरी कंपनी के अंदर, ठीक है, और अपने उस कंपनी से एक और कंपनी बना ली, और उस कंपनी के अपने क्या खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए। तो ए कंपनी से बी कंपनी के अंदर पैसे गए, क्यों, क्योंकि ए कंपनी को भी कौन ऑन कर रहा है, अपने कर रहे हैं, और ए कंपनी बी कंपनी को ऑन कर रही है, वो डिबेंचर्स गए आगे, और डिबेंचर्स घूम के जो इनकम थी वो अपने पास आ गई। तो अपने जस्ट एक लेयर डाल दी, ये दो ए कंपनी बी कंपनी वाली जो लेयर डाल दी, ताकि अपने एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, क्यों कमा सके, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। अब ये क्या एक एग्जांपल है, बहुत तरीके हो सकते हैं लीगल लाइबिलिटी को अवॉइड करने के। तो आप जो लीगल लाइबिलिटी को अगर अवॉइड कर रहे हो इस स्ट्रक्चर से, कंपनी के स्ट्रक्चर से, तो उस केस के अंदर आपकी जो वेल है उसको पियर्स किया जा सकता है, वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। हाँ, दो कंपनीज कर सकती हैं, मतलब समझा नहीं मैं, सब्सिडरी कंपनी है, हाँ। अरे तो आप कंपनी की लाइबिलिटी है, ये एग्जाम्पल था ना, देख ओनर की लाइबिलिटी नहीं थी वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन देना, वहां पे कंपनी की लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन देना। ये तुम्हारा एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन देने की लाइबिलिटी कंपनी की थी, कंपनी ने वो लाइबिलिटी अवॉइड करने के लिए एक और कंपनी बना ली। तो वो जो कंपनी बनाई थी वो थी शैम, शैम का मतलब क्या होता है, फेक, फ्रॉड, या फिर आपने शैलो कंपनी बनाई, शेल मतलब खाली कंपनी है वो, उसका कुछ पर्पस नहीं है, सिर्फ पर्पस ये है कि आपने जो अपनी लीगल लाइबिलिटी है उसको अवॉइड करना था। इस वजह से ऐसा एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और आप ही हो जो उस कंपनी के पीछे है वो काम कर रहे हो। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी उस कंपनी की वजह से आपकी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज अवॉइड हुई हैं, वो सारी लाइबिलिटीज आपकी वापस से रिस्टोर कर दी जाएंगी और आपको वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी टू एक्ट एज एजेंट्स, टू एक्ट एज एजेंट। देखो एजेंट बनाना है कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, ये ए वाला पॉइंट है, एक्ट एज एजेंट कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा क्यों दिया हुआ है, एक बार उसको रीड करते हैं। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है, समटाइम्स इट विल बी रिगार्डेड, जनरली नहीं माना जाता है,
ठीक है, और ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, या तो आपके ओनर्स की एजेंट होगी, ट्रस्टी की एजेंट होगी, या फिर किसी और कंपनी की वो एजेंट हो सकती है, कोई सब्सिडरी कंपनी, एंड मे देयरफॉर बी डीम टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अगर आपका कोई एजेंट बन जाए तो उसके रिगार्डिंग लाइबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी ना लाइबिलिटी। जनरली क्या अलाउ नहीं किया जाता है किसी कंपनी को आपका एजेंट बनने के लिए, क्यों, क्योंकि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो आपका एजेंट बन के काम नहीं कर रही है। बट आपने अगर कोई कंपनी बना ली जस्ट बिकॉज कि आपको उसको एजेंट बनाना था, इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको जो लाइसेंस मिला हुआ है कंपनी को, उसके अंदर आपको 10 ट्रक मिल सकते हैं, आपने 10 ट्रक ले लिए, ठीक है, अब आपने बेसिकली क्या किया, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक कंपनी बी और बना दी, उसके नाम पे लाइसेंस इश्यू करवा दिया और उसके नाम पे भी 10 ट्रक दे दिए, पर वो ट्रक कौन यूज कर रहा है, कंपनी ए कर रही है, बी कंपनी नहीं कर रही। आपने सिर्फ उस कंपनी को एज एजेंट यूज किया। एज एजेंट यूज करने का मतलब कोई काम आपका निकलवाया जो आप पहले नहीं निकलवा पा रहे थे, उस काम को निकलवाने के लिए अगर आपने कंपनी को एजेंट बना दिया है अपना, तो पूरी पूरी लाइबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है, कंपनी आपकी एजेंट नहीं बन सकती, कंपनी ओनर की एजेंट नहीं होती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो सेपरेट सेपरेट चलते हैं। ठीक है, बट अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ही ऐसी कर ली जिसके अंदर आपने उसको एज एजेंट ट्रीट कर लिया, तो उसको एजेंट नहीं उसको एजेंट माना जाएगा, पर लाइबिलिटी सारी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप ये इस चीज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉ के अंदर ये बोला गया है कि जो कंपनी है वो एजेंट नहीं हो सकती, तो आप सिर्फ इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते कंपनी को एक्चुअली एजेंट की तरह यूज करने के लिए, कि उसकी वजह से आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। अगर लॉ बोल रहा है कि कोई इंसान आपका एजेंट ही नहीं बन सकता, तो मतलब आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आ सकती। आपने क्या किया, उस प्रिंसिपल को यूज करके एक कंपनी बना ली और उससे अपना काम निकलवा लिया, पर लॉ ने रिकॉग्नाइज किया कि जस्ट बिकॉज आपने एक कंपनी इस वजह से बनाई थी क्योंकि आपका काम निकल जाए, एज ए एजेंट आपने कंपनी को यूज किया है, तो अब आपकी लाइबिलिटी भी एज ए प्रिंसिपल आएगी। वो एजेंट की गलती नहीं है, जो भी लाइबिलिटी है वो आपकी ही है। आपको अलाउड नहीं था, आपने और 10 ट्रक ले लिए, वो अभी भी अलाउड नहीं है, आपको फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी और ट्रक आपके सीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ऑनलाइन वालों समझ आया? बहुत देर से आवाज नहीं आई यार किसी की। हाँ समझ आया, ठीक है। हाँ गाइस, तो लास्ट पॉइंट ये है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज टू एक्ट एज एजेंट्स। ये ए है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है एफ वाला। ठीक है, कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। ठीक है, एफ से क्या है, फ्रॉड, फॉर्म कर लो, ठीक है, फॉर्म, फॉर्म कोई पार्ट नहीं है ना, आप किसके लिए फॉर्म कर रहे हो, फ्रॉड के लिए कर रहे हो, तो कीवर्ड फ्रॉड है यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए आपने क्या किया, या फिर डिफीट लॉ के पर्पस को डिफीट करने के लिए आपने क्या किया, कोई कंपनी बना ली। अगर आपने, आपका पर्पस ही देखो क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, आपका इम्प्रॉपर कंडक्ट है या फिर डिफीट है, लॉ को डिफीट करना, आप उन्होंने बाकी केसेस के अंदर नहीं छोड़ा, तो अपने यहाँ थोड़ा ना छोड़ेंगे, यहाँ भी अपने क्या करेंगे, वेल पियर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 4 एग्जांपल थे थोड़े से स्पेसिफिक थे, ये क्या थोड़ा ब्रॉडर एग्जांपल है। आप किसी भी तरीके से फ्रॉड करने का ट्राई कर रहे हो, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर अपना जो लॉ का पर्पज है वो डिफीट करना चाह रहे हो, उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कॉर्पोरेट वेल को पियर्स कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब क्लासेस ऑफ कंपनी, क्यों भाई क्या हो गया, हाँ तो टाइम तो अभी तो बहुत बचा है। किस चीज का ब्रेक चाहिए तुम्हें, पढ़ लो जो, कितनी बैटरी है उसकी, चेक करना, मैं देख लिया और मिली फिर, क्यों करनी पड़ेगी, सीधा चेक कर लेना, ऐसे नहीं होती, तो बस चलता रहने दे, फिर रिकॉर्डिंग हो रही है तो। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अब आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्लासेस ऑफ कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर कंपनीज को डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को डिफरेंटली आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है, आप कंपनीज को लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या कैसे डिवाइड होगी, शेयर्स के बेसिस पे डिवाइड होगी, ये इसकी डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 222 के अंदर दिया गया है। ठीक है, सब क्लॉज 22 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या दिया हुआ है, आपको अब समझ तो आई गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाले शेयर वाली कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसकी लाइबिलिटी कब आएगी, कब पैसे पे करने की, कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं पैसे, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, रीड करोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी दिया हुआ है 2 क्लॉज 21 के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर 21 के अंदर जो चीज दी हुई है वो यही है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं एज पर योर गारंटी। ठीक है, आपसे पहले नहीं मांगे जाएंगे पैसे, आपसे तब मांगे जाएंगे पैसे जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखो कॉमन फीचर्स क्या है, कॉमन फीचर्स क्या है इसके अंदर, कॉमन फीचर। हाँ हाँ इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो कंपनी लिमिटेड का शेयर्स है वो तो कभी भी मांग सकते हैं मतलब पैसे, या फिर बाइंडिंग के टाइम गारंटी वाले में सिर्फ बाइंडिंग। यस, ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे, पहले कॉमन फंक्शंस देख लो। कॉमन फंक्शंस क्या है, दोनों की जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। एक की बस बाय गारंटी है, एक की बाय वैल्यू ऑफ द शेयर है, पर दोनों की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर्स दोनों के अंदर ही आता है। डिस्टिंक्शन वाला जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि उसमें डिस्चार्ज कर रहे हो आप लायबिलिटी कब, अपनी कंपनी के रिगार्डिंग जो लायबिलिटी है वो कब डिस्चार्ज कर रहे हो। या तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले शेयर्स के अंदर आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद से जब आपने सब्सक्राइब कर लिया शेयर्स को, कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं पैसे जब भी रिक्वायरमेंट है कंपनी को। या फिर कंपनी से, कंपनी कब मांग सकती है पैसे, कभी भी मांग सकती है लिमिटेड लायबिलिटी शेयर शेयर होल्डिंग वाली कैटेगरी के अंदर। ठीक है, गारंटी वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ वाइंडिंग अप। ठीक है, वाइंडिंग अप के अंदर दोनों के अंदर मांगा जा सकता है, बट पहले किसके अंदर मांगा जा सकता है, पहले किसके अंदर मांगा जा सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी शेयर वाली जो कंपनी है उसके अंदर पहले मांगा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ ठीक है। अरे डिम्पल तो पहले आगे थी, दूसरी आईडी से ज्वाइन किया। अरे खत्म ही होने वाला है, ब्रेक क्या किस चीज के लिए चाहिए? अरे पूरा चैप्टर नहीं, जितना पढ़ाना है उतना हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्यों चले जाएंगे, रुकेंगे ना, अभी पहले बोल दिया उनको, इको का भी तो सिलेबस हो जाए। हाँ अब देखो, इसके बाद आपने दो टाइप की कंपनी पढ़ ली, एक हो गई अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 292 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब तुम बोलोगे इतनी दूर दूर क्यों दी हुई है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दी है इसलिए ये दूर दूर है डेफिनेशन। ठीक है, अनलिमिटेड यू बाद में आएगा ना, जी और एल से, इसलिए बहुत दूर है ये। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसके अंदर आप अपफ्रंट पैसे मांग रहे हो सिर्फ उतने जितने आपके शेयर के वैल्यू दी गई है, बट वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या हो सकता है, देखना एक बार जाके क्या बोल रहे हैं, जल्दी जा जल्दी आ। हाँ तो अरे तो अब बात सुनो। हाँ तो गाइज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड तब होती है जब आपसे पैसे मांग लिए जाते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पे। सुन लेना, टीवी मुझे नहीं पता, उनको बोल ले बता देंगे फोन करके। भैया फोन करके बता देंगे यार, अगली बार से गेट कर दो बस भैया, घंटे चला गया वो, बोल देता। हाँ घंटे ठीक है, बहुत देर है। घंटी तो हमारे सर के ऊपर है ना इसलिए। हाँ तो गाइज अनलिमिटेड कंपनी का मीनिंग समझ आया कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कब होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी तब होगी जब वाइंडिंग अप के टाइम पे आपसे आपके शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग जितने पैसे बनते हैं उससे ज्यादा पैसे मांग लिए जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें देखो सब शेयर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो जितनी अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लो आपने 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और 10 शेयर होल्डर थे, सब इक्वली ओन कर रहे थे, तो आपने एक शेयर होल्डर से पैसे मांग लिए, उसने पे कर दिए, तो वो लीगली बाकी सबसे अपना अपना शेयर मांग सकता है। ठीक है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका बेसिकली आपका जो शेयर होल्डिंग थी उसके अंदर आप डिवाइड कर दोगे, उस रेशियो के अंदर उस प्रोपोर्शनेटली आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो भी एक्स्ट्रा पैसे आपके दिए गए हैं। तो लीगली अगर किसी पर्सन ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं तो वो दूसरे से पैसे रिकवर कर सकता है प्रोपोर्शनेशन ऑफ शेयर से रिगार्डिंग, जो भी आपके शेयर होल्डिंग है उसके रिगार्डिंग। क्लियर है? अनलिमिटेड कंपनी समझ आ गया? हाँ उसके बाद है बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर्स के बेसिस पे 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है, जिसमें एक ही पर्सन होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, 262 के अंदर दी गई है। 1% कंपनी क्या होती है, विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। ठीक है, अब देखो 1% है तो उसके अंदर थोड़ी दिक्कत भी होती है। दिक्कत क्या होगी कि मान लो अगर 1% है वो मर जाए तो क्या होगा,
कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं, होता क्या है, आप जब इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो एक नॉमिनी अपॉइंट करते हो। नॉमिनी का मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है अगर सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये 1% कंपनी है, तो अगर आप चले जाते हो तो जिस पर्सन का नाम इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दे दिया गया था, उसका साइन ले लिया गया था, वो पर्सन अगर आपके मरने पे या फिर आपके छोड़ने पे क्या बन जाएगा, कंपनी का क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। उससे पहले वो मेंबर नहीं होता है। ठीक है, ये कंपनी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो छोटे मोटे जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए, कंपनी स्ट्रक्चर देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइबिलिटी थी, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनको कंपनी का स्ट्रक्चर चाहिए था। और जस्ट बिकॉज वो बहुत स्मॉल है तो कोई और पर्सन क्या पता शेयर होल्डर ना बने, इस वजह से इंडिविजुअली भी आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आप 1% कंपनी बना सकते हो। ये ऑप्शन पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, 2013 के बाद में ये ऑप्शन आया है। ठीक है, क्लियर है? इतना मीनिंग समझ आया? मीनिंग समझ आया? आप देखो इसके अंदर जो कंप्लायंस होती है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर एक ही पर्सन है तो कंप्लायंसेस आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। कंप्लायंस कंपेरेटिवली काफी कम होती है इसके अंदर, तो ताकि एक पर्सन सारी कंप्लायंसेस कर सके पूरी, या फिर जैसे भी उसको आउटसोर्स करके करवाना है तो आउटसोर्स करके भी करवा ले, क्योंकि साइज जो है वो कंपनी का वो हो सकता है बहुत छोटा हो। ठीक है, तो लाइबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा ना हो, तो कंप्लायंसेस भी उसकी बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो इसके जो पॉइंटर्स हैं वो अपने पढ़ के देखते हैं। ठीक है, हाँ, पहली बात तो ये जो कंपनी है आपकी 1% कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है, वो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी। जो उसके मैक्सिमम राइट्स हैं वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। बस उसमें मेंबर्स वाला जो पार्ट है वो 1% तक रिस्ट्रिक्टेड है, और जो डायरेक्टर है उसमें एक इंसान हो सकता है। बट एक रिक्वायरमेंट बस यही है कि आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। कब? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। वो नॉमिनी चेंज हो सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी? कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगी चेंज करने का, नॉमिनी चेंज करने का रेजोल्यूशन कंपनी फिर इसको बताएगी, बेसिकली जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको बताएगी कि नॉमिनी का जो नाम है वो चेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो 1% कंपनी है, उसके अंदर एक ही मेंबर होता है, कोई लिमिट नहीं है मिनिमम आपको कितनी कैपिटल डालनी है उसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया गया है कि आपका जो मेमोरेंडम है वो इंडिकेट करेगा अदर पर्सन का नाम जिसको आपने एज अ नॉमिनी चूज किया है, तो अदर पर्सन का नाम आपको डालना ही पड़ता है मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है, जो अदर पर्सन है वो प्रायर रिटर्न कंसेंट देगा, कंसेंट देने के बाद वो फॉर्म फाइल करेगा। फॉर्म फाइल किसके पास करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में वो फॉर्म फाइल करेगा। कब करेगा? इनकॉर्पोरेशन के टाइम के ऊपर। और ई मेमोरेंडम और ई आर्टिकल्स को जब हम फाइल कर रहे होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, उस टाइम पे वो क्या करेगा? वो फॉर्म फाइल करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो राइट टू विड्रॉ कंसेंट उसके पास होता है पर्सन के पास में, वो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नाम जब चेंज करना पड़ रहा है तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये चीज आपको बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर उसका नाम चेंज हो रहा है तो उसको ऑल्टरकेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोला जाएगा, वो बस एक नाम चेंज हो रहा है, एक छोटी सी चेंज आ रही है, उसके अंदर ये नहीं माना जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका है वो पूरा अमेंड कर रहे हैं, वो पूरा चेंज कर रहे हैं। वो रिक्वायरमेंट कहाँ दी गई है? वो लॉ के अंदर दी गई है, और उसको हम सिर्फ एज ए ऑल्टरकेशन देख सकते हैं, छोटा सा ऑल्टरकेशन देख सकते हैं। ठीक है, उसके ये नहीं बोला जाएगा कि जो ऑल्टरकेशन के रिगार्डिंग जो क्लॉज है मेमोरेंडम के अंदर वो ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, इसको सिंपल प्रोसेस से चेंज किया जा सकता है। वो जो प्रोसेस है वो आप इंटर के टाइम पे पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज याद रखने की जरूरत है कि इसको आप जो एक्चुअल ऑल्टरकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है मेमोरेंडम का, उसकी तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसको नॉर्मली ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखो जो 1% कंपनी का जो पर्सन है वो कौन हो सकता है? इंडियन नेशनल ही हो सकता है। ठीक है, और इंडियन नेशनल वो है तो वो रेजिडेंट भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अदरवाइज मतलब देखो इंडियन नेशनल होगा तो बेसिकली वो है। अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के लिए क्या बनना पड़ेगा? 120 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आपको रहना पड़ेगा। तब आप क्या बन सकते हो? तब आप क्या बन सकते हो? रेजिडेंट बन सकते हो। तो या तो इंटरनेशनल होना चाहिए या फिर रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए भी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लॉ में हर जगह पे 120 दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन हो सकती है, सेम हो सकती है, हर जगह पे सेम है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है एलएलपी की तरह, बट 100% ऑफ द टाइम से सेम होगी क्या? नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर क्या हो गया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके रिगार्डिंग जो पर्सन है रेजिडेंट है या फिर 120 दिन हो गया उसके रिगार्डिंग क्राइटेरिया, एंड वो पर्सन की एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है? वो एलिजिबल होना चाहिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई कंपनी को। ठीक है, या फिर वो सोल मेंबर बनने के लिए या नॉमिनी जो है वो नॉमिनी होना चाहिए आपके पास में। उस चीज की एलिजिबिलिटी के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे लॉ के अंदर जो नॉमिनी है उसके रिगार्डिंग और कंपनी का ओनर बनने के रिगार्डिंग जो जो क्राइटेरियाज हैं वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे? इनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, आप अलग से इनके लिए कोई ऐसे रूट क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर कोई माइनर है तो वो नहीं बन सकता है,
अगर कोई इनसेन पर्सन है वो अकेला कंपनी नहीं चला सकता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं लॉ के अंदर सब्सक्राइब करने के लिए या फिर जो एग्रीमेंट है उसको करने के लिए, वो एग्रीमेंट की रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं। इसलिए देखो आगे क्या दिया हुआ है, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन कंपनी, मतलब मोर देन वन पर्सन कंपनी। क्या मतलब है कि एक से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते हो, कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हो जो आपके नाम पे चल रही हो सोलली, कोई और इंसान नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप बहुत सारे बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारी कंपनीज बना लोगे और खुद ही क्या हो उसके ओनर हो, ठीक है, और आप इसको क्या करोगे फिर एक्सप्लॉइट करने लग जाओगे। इसीलिए एक पर्सन एक कंपनी का ही नॉमिनी बन सकता है, या फिर एक पर्सन क्या है एक कंपनी का ही ओनर हो सकता है, जिसकी कैटेगरी क्या है, वन पर्सन कंपनी की कैटेगरी है। हाँ ठीक है, क्लियर है इतना। माइनर जो है वो क्या नहीं बन सकता, आपका कंपनी का शेयर होल्डर ऐसे नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, ठीक है। नॉमिनी वो किसके बिहाफ पे बन सकता है, वो उसको कोई और पर्सन होल्ड कर रहा होगा उसके बिहाफ पे, ऐसा हो सकता है, बट वो खुद नहीं बन सकता। इसलिए नॉमिनी माइनर को आप नहीं बना सकते, जब तक वो मेजर नहीं बनता तब तक आप उसको नॉमिनी भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। जो आपकी वन पर्सन कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 18 होने का वेट कर लेना। नॉमिनी जरूरी होता है, किसी और को बना दो नॉमिनी, माँ को बना दो नॉमिनी, अगर बाप अपनी बेटी को देना चाहे तो माँ को बना। अरे तो क्या मार देगी वो तेरे को, है? यार एक बार ये लिखेंगे जब हम मार देगी वो डाल देगी ये सती प्रथा अगर तेरे को इतना डर है तो शादी मत करना फिर। एक बार नहीं लिखेंगे जब वो मेजर हो जाएगी नहीं, नॉमिनी आपको बनाना जरूरी है। आप तेरे को क्या पता तू कब मर जाए, पता है क्या तेरे को कब मरेगा तू, क्या पता अभी बाहर जाए फिसल के मर जाए या फिर 100 साल ही ना मरे, ठीक है। तो तेरे को भी पता नहीं ना, तो लॉ को भी नहीं पता कि तू कब मरेगा, इसलिए तेरी जो कंपनी फॉर्म हो रही है ना उसी टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है नॉमिनी डालने की। मत बना कंपनी, हाँ चेंज हो सकता है, कंसेंट विड्रॉ करना पड़ेगा। कंसेंट विड्रॉ करने का मतलब है जो नॉमिनी था इंसान वो खुद से विड्रॉ करेगा, तू जबरदस्ती नहीं करवा सकता, तू जबरदस्ती हटा नहीं सकता। तू क्यों बनवाया था उसको, तेरे को डर है तो कि उसको बनाना ही नहीं है। भाई कंपनी बना रहे हो तुम, मजे मजे में मजाक में मत बना लो, सामने वाला कंसेंट लेके आया तो वो एक सब्सक्राइब कर रहा है, उसके पास राइट्स हैं, उसके राइट्स वायलेट नहीं होंगे। हाँ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंसेंट देना होता है, फॉर्म फाइल करना होता है। वो हटा नहीं रहा है, वो खुद हट रहा है एक तरीके से। नॉमिनी को हटाना चाहते हो तो आपके उसके वैलिड रीजन होना चाहिए ना। वैलिड रीजन का मतलब मान लो वो इंसेन हो गया है या वो कुछ ऐसी क्राइटेरियाज आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं हटना चाहते तो नहीं हटा सकते अनलेस कोई वैलिड क्राइटेरिया हो, वैलिड क्राइटेरिया। हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, उस हिसाब से हटा सकते हो, पर बात वही है ना, कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी रजिस्ट्रार और कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रार और कंपनी वही मानेगा जो उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया और उसके रिगार्डिंग तुम केस चला रहे हो बैठ के कि हाँ भाई इसने छोड़ा ही नहीं है कंपनी, नॉमिनी अभी भी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो एज ए नॉमिनी ट्रीट करेगा चाहे पीछे केस चल रहा। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता या खुद से वो नाम विड्रॉ नहीं करता इंसान, तब तक वो नॉमिनी ही रहेगा। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, इसने सेपरेट एग्रीमेंट की बात की है, सेपरेट एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर रखा है, पर नॉमिनी के अंदर नाम आपके डाल रखा है, उसको बोल रहा है कि भाई तो 5 साल के लिए नॉमिनी है उसके बाद तेरे को हटना पड़ेगा, सेपरेट एग्रीमेंट किया है उसने इसके रिगार्डिंग। पर रजिस्ट्रार और कंपनीज में नाम उसी का ही है जब तक वो खुद से जाके विड्रॉ नहीं करता या उसको चेंज नहीं किया जाता है लीगली। नहीं, उस शो करने से कोई फायदा नहीं है, वो एग्रीमेंट ब्रीच हो गया, कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट करवा के आओ, कोर्ट जाना पड़ेगा तुम्हें, तो रजिस्ट्रार और कंपनी कुछ नहीं चेंज करेगा। जायदाद कहाँ है रही है बीच में, कंपनी की ओनरशिप की बात हो रही है, वन पर्सन कंपनी वो भी। ये तेरा दिमाग कहीं और चल रहा है आज। हाँ तो गाइस समझ आया इतना, वन पर्सन कंपनी इसके न्यूएंसेस समझ आए, न्यूएंसेस का मतलब समझ आता है क्या होता है, कंपनी समझ आ गई ना, वन पर्सन कंपनी क्या होती है। हाँ हाँ जैसे आपने भी बोला कि वो सेपरेट एग्रीमेंट कर सकते हैं उसके साथ जो उसका नाम नॉमिनी में लिखा है कि 5 साल तक की जो रहेगा। हाँ अगर मानो कि वो नहीं मान रहा तो जो सेपरेट एग्रीमेंट है वो वहाँ शो कर सकते हैं रजिस्टर को।
वही तो पूछा था अभी इन्होंने, उसको यही तो बताया मैंने कि आप कंपनी के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सिर्फ तभी नाम चेंज करेगा जब नाम जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा या फिर लीगली सामने वाले को आपने उस पोजीशन से हटवा दिया है एज पर द कंपनीज एक्ट कि वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई इंसान है सेपरेट एग्रीमेंट कर लिया है बट वो नहीं हट रहा तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की टेंशन नहीं है, वो बोलेगा या तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ या ये बंदा अपने हिसाब से जब विड्रॉ करेगा अपना कंसेंट तब मैं चेंज कर दूंगा, तब रेजोल्यूशन पास कर देना, उससे पहले नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो तुम? बैठे बैठे गिर रहा है। हाँ चलो ठीक है अब शांत। हाँ तो इनकॉर्पोरेट कर दिया आपने कंपनी को, अगर 1% कंपनी को, उसके बाद देखो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या, चेंज कर सकते हो क्या, उसके रिगार्डिंग 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं वो कंपनीज जो कि सोशल वर्क के लिए बनी होती हैं, एनजीओ वगैरह जो अगर कंपनी बनना चाह रही हैं तो सेक्शन 8 के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनीज का मतलब है वो कंपनीज जो सोशल वर्क करने के लिए कंपनी बन रही हैं, ठीक है। इसको अपने अलग से भी पढ़ेंगे बट यहाँ पे मेंशन इसलिए किया गया कि आपका पर्पस सेक्शन 8 पर्पस वाली कंपनी का नहीं हो सकता है 1% कंपनी का। उसके अलावा सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज या फिर सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट वो होल्ड नहीं कर सकती, उनका बिजनेस किसी और कंपनी की सिक्योरिटी को होल्ड करने के रिगार्डिंग नहीं हो सकता है, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कहने का मतलब है आप फाइनेंस नहीं दे सकते हो। एक तो होता है बैंक फाइनेंस देता है, एक होता है बैंक के अलावा जो लोग फाइनेंस देते हैं, ठीक है, वो हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, आप डिपॉजिट्स नहीं दे रहे, आपके पास डिपॉजिट्स नहीं लेने का मतलब क्या है, आप सेविंग अकाउंट नहीं बना रहे, आप करंट अकाउंट्स नहीं बनवा रहे, आप अकाउंट्स नहीं खोल रहे लोगों के, आप बस पैसे उधार दे रहे हो क्योंकि आपने कहीं से पैसे ले रखे हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली सेविंग्स वाला सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह वाला काम नहीं किया है, आपने सिर्फ उधार देने वाले काम से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो वाला काम आप नहीं कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी के अंदर, 1% कंपनी की कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हो तो, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसको बाद में वो कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट्स लॉ के अंदर दी गई हैं वो फुलफिल करके, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद देखो आती है आपकी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी दी हुई है क्लॉज 2 सब क्लॉज 68 के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल में रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। आर्टिकल्स में क्या रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फ्रीली, कर सकते हो बट किसी प्राइवेट पर्सन को ही कर सकते हो फ्रीली, मतलब आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या हो सकते हैं, पब्लिक को न्यूज़पेपर में ऐसे इंफॉर्मेशन डाल के आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई शेयर ले लो शेयर ले लो, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग गवर्न होती हैं, ठीक है। 1% कंपनी है, 1% कंपनी भी क्या है, प्राइवेट कंपनी ही है, तो एक्सेप्ट 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ठीक है। 200 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते, और मिनिमम कितने, मिनिमम कितने, 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। 1% कंपनी क्या है, इसका एक्सेप्शन है कि 1% कंपनी में एक इंसान भी हो सकता है, पर फिर भी वो किसी कैटेगरी में आएगा, प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आएगी वो कंपनी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। क्राइटेरिया किसके रिगार्डिंग दिए हुए हैं कि जो 200 वाली कैटेगरी दी हुई है वो कैसे गवर्न हो रही है। तो 2 से 200 होने चाहिए, तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब ये जो 200 है इसके अंदर कौन कौन पर्सन काउंट होंगे, चलो मान लो कि अगर कुछ शेयर्स हैं, मान लो जो शेयर्स हैं ये सब लोगों के पास कितने शेयर हैं, 200 लोग हैं, 200 लोगों के पास में मान लो 100 शेयर्स है, ठीक है। तो एक पर्सन के पास में 100 शेयर हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर 100 शेयर्स को 2 लोग ज्वाइंटली ओन कर रहे हैं कि ए और बी ने क्या किया, ज्वाइंटली ओनरशिप रख ली है इन शेयर्स की, ज्वाइंटली ओनरशिप कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या प्रॉपर्टी है, तो ज्वाइंट ओनरशिप हो सकती है, तो इन दोनों को एज अ 1% ट्रीट किया जाएगा, ये 2% नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, टेक्निकली तो 200 रहेंगे, एक्चुअली 201 हो जाएंगे, हाँ एक्चुअली 201 है पर वह टेक्निकली 200 ही रहेंगे वो। थम जा तू, आज तेरा दिमाग कहीं और गया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, तो जो शेयर हैं, एक पर्टिकुलर जो शेयर के कैटेगरी को अगर या फिर एक लॉट को अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं, उनको एक ही माना जाएगा, वो एक ही पर्सन कितने ट्रीट होंगे। तो मान लो एक्चुअली 201% मेंबर, 201% मेंबर है, ठीक है, बट तब भी क्या माना जाएगा कि 200 लोग ही मेंबर हैं। तो ये चीज क्यों दी गई है, क्योंकि ज्वाइंटली लोग क्या होता है शेयर होल्ड करते हैं,
तो वो ऐसे जॉइंटली अगर मान लो एक 100 शेयर की कैटेगरी को 100 लोग होल्ड कर रहे हैं अगर जॉइंटली, ठीक है, राइट है, 100 मेंबर्स तो ऐसे ही हो गए, बाकी मेंबर्स कहां जाएंगे फिर, है ना? ठीक है, तो इसलिए जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा एक्सीड ना हो जाए बिना बात के, इसके लिए ये आपको एक्सेप्शन दे रखा है। मतलब उन्होंने जब खरीदे तो मतलब ऐसे साथ में खरीदे थे या फिर खरीद के फिर उन्होंने कर दिया कि हाँ खरीदे साथ, देखो देखो गाइस, जॉइंटली आप कैसे प्राइवेट कंपनीज के अंदर आप शेयर जो है वो ऐसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जैसे खरीदते हो ना, वैसे नहीं खरीद सकते। आपकी प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर जब तक प्राइवेट कंपनी आपको नहीं देना चाहती, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वो आपको नहीं देना चाहता, तब तक आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? उसके लिए एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत सारे ऐसे डिटेल्ड एग्रीमेंट्स होते हैं, यही काम मैं करता था, ठीक है? इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप राइट्स बताते हो सामने वाले को कि ऑलरेडी इतने लोग हैं, ये पर्सन अपना इतना इतना स्टेक देने वाला है और आप इनको सब्सक्राइब कर रहे हो, वहां पे नेगोशिएशन चलता है राइट्स ऑन करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर जैसे मान लो 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर्स में से 50 अगर चीनी को मिल रहे हैं, 50 अगर कमल को मिल रहे हैं, तो वो दो सेपरेट शेयर होल्डर हो गए। बट अगर आपका जो शेयर होल्डिंग का लॉट है 100 शेयर्स का, उसके ऊपर दोनों के सेम राइट्स लगा दिए गए हैं, तो मतलब उस कैटेगरी के अंदर वो दोनों के पास उन 100 शेयर होल्डर 100 शेयर्स के राइट हैं और वो उन दोनों के शेयर माने जाएंगे, ठीक है? वो 50-50 सेपरेट शेयर नहीं है, वो 100 के 100 शेयर्स की कैटेगरी किसके अंदर डिवाइड हो रही है, उन दो लोगों के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है? बट राइट्स उन दोनों के हैं, कोई भी शेयर है वो दूसरे कंसेंट के बिना नहीं बेच सकता, को ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब अगर आर्टिकल्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखे कि वो इंसान बेच नहीं सकता, तो नहीं बेच सकता दूसरे कंसेंट के बिना। अगर नहीं लगा रखी रिस्ट्रिक्शन तो वो शायद बेच भी सकता है, ठीक है? जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपका आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा गया है, उसके बेसिस पे चीज गवर्न होगी। बट इन दोनों को क्या माना जाएगा, एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा, ठीक है? इसके अलावा देखो, जो आपकी जो कंपनी के इंप्लॉइज हैं, इंप्लॉइज भी होते हैं, इंप्लॉइज शेयर होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कंपनी वो राइट दे रही है तो, ईसॉप्स अगर कंपनी दे रही है तो क्या कर सकते हैं, कंपनी से जो इंप्लॉइज हैं वो शेयर होल्डिंग रख सकते हैं अपने पास में। तो ऐसे इंप्लॉइज, जैसे मान लो आप इंप्लॉई हो और आप इंप्लॉई जब तक थे तब तक आपने क्या कर लिया, शेयर्स को होल्ड कर दिया, ठीक है? शेयर होल्ड करके रखे हो, तब तो आप मेंबर हो, आपको इन इस 200 कैटेगरी के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है? अगर आपने कंपनी छोड़ दी, कंपनी छोड़ने के बाद भी आपने जो शेयर होल्डिंग थी उसको होल्ड कर रखा है, तो उस केस के अंदर भी आप क्या हो गए, एक सेकंड पूरा पॉइंट तो कर लें दो, तो ठीक है, कोई डाउट ही तो पूछ रहा है, पहले पॉइंट तो बता दूं। हाँ, तो अगर आपकी शेयर होल्डिंग जो थी वो आपने होल्ड की हुई है एज ए एम्प्लॉय या फिर एज ए अर्स्टवाइल एम्प्लॉय, अर्स्टवाइल का मतलब जो आप पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, ठीक है? आपने तब से अपनी शेयर होल्डिंग छोड़ी नहीं है, ठीक है? तो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आओगे, इस 200 वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि इंप्लॉइज का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, इंप्लॉइज को बहुत बार लीगली आपको शेयर्स देने पड़ते हैं, ठीक है? उन शेयर्स को अगर आप दे रहे हो तो आपका ये 200 वाला जो नंबर है वो एक्सीड हो सकता है कि हो जाए, इसीलिए इनको सेपरेटली रखा गया है, ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आपके एम्प्लॉय ने शेयर जो थे, अपनी होल्डिंग जो थी वो बेच दी है, वो बेचने के बाद में वापस से शेयर्स ले लिए हैं, तो वो इस मेंबर की कैटेगरी, 200 वाले मेंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। गैप नहीं आना चाहिए उसकी शेयर होल्डिंग के अंदर, ठीक है? क्लियर है? पॉइंट समझ आया? हाँ भाई, अब कौन डाउट पूछ रहा था, पूछो। कोई नहीं, जब भी याद है पूछ लेना, अगर भूल गए तो गलती से तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपकी ओनरशिप के रिगार्डिंग समझ आ गया, 200 मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, कैटेगरी समझ आ गई, कौन कौन हो सकते हैं 200 मेंबर, ठीक है? एक तो आपके जो आप जॉइंटली होल्ड कर रहे हो उनको सिंगल माना जाएगा, उसके अलावा आपके जो इंप्लॉइज हैं अगर वो शेयर होल्डिंग रख रहे हैं आपकी जॉब करते टाइम भी और जॉब छोड़ने के बाद भी, तो भी वो 200 वाली कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होंगे। अगर कोई गैप आ गया, उसने बेच दिए फिर वापस से खरीद लिए, अगर जॉब छोड़ दी थी उसके बाद में, तो उसका मतलब क्या है कि वो अब सेपरेटली ओन कर रहा है, वो अब एम्प्लॉय की हैसियत से वो ओन नहीं कर रहा है, वो अब क्या बन गया है, आपका मेंबर बन गया है, सेपरेट मेंबर बन गया है, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ, अब देखो इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए ये शेयर्स नहीं देते हैं। तीसरी कैटेगरी है, देखो 3 कैटेगरी दी हुई है। पहले क्या दिया हुआ है, राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है आपके ट्रांसफर करने की। दूसरा, आप पब्लिक के रिगार्डिंग, आप पब्लिक से कोई भी पैसा, कोई भी फंड, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। पब्लिक को सिक्योरिटी देने का मतलब है पब्लिक को ना आप शेयर दे सकते हो ना डिबेंचर्स दे सकते हो, जो भी सिक्योरिटीज की कैटेगरी के अंदर डेफिनेशन में चीजें आती हैं, पब्लिक एट लार्ज को। देखो प्राइवेट लोग भी क्या पब्लिक का पार्ट है, बट आपका जो मेथड है, जिसके तरीके से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को शेयर दे रहे हो, वो आपका मैटर करेगा इस केस के अंदर। अगर आपने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि हाँ भाई हमारी कंपनी के शेयर आके ले लो, जो आएगा उसको दे देंगे, ये क्या हो गया, पब्लिक मेथड, ठीक है? आपने कोई पर्सन आइडेंटिफाई किया,
ठीक है, उसके साथ सेपरेटली डील किया, वो क्या हो गया, प्राइवेट मेथड। ठीक है, तो आप प्राइवेटली कर सकते हो, आप पब्लिक एट लार्ज के बिहाफ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, पब्लिक कंपनी नहीं हो। अगर आप पब्लिक कंपनी होगे तो आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन किसके रिगार्डिंग है, पब्लिक कंपनी को सेपरेट करने के लिए है प्राइवेट कंपनी से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंटर्स हैं, एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, नो मिनिमम कैपिटल, कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 2 होंगे एक्सेप्ट 1% कंपनी। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग आपके एक्स एम्प्लॉइज या फिर जो करंटली एम्प्लॉइज हैं या फिर जो ज्वाइंटली ओन कर रहे हैं आपके शेयर्स को। ठीक है, उसको एक माना जाएगा। 200 से एक्सक्लूड कौन हो रहे हैं, एक्सक्लूड सिर्फ एम्प्लॉइज हो रहे हैं, उनको एक माना जाता है, तो वो इंक्लूड होते हैं, बट नंबर उनका क्या होता है, एक माना जाता है, जो जॉइंटली ओन करते हैं। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से लिखना, एक्सक्लूड करने वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ आप इंप्लॉइज डाल सकते हो या अर्स्टवाइल इंप्लॉइज डाल सकते हो। ठीक है, आप इंक्लूड किसके अंदर कर रहे हो, एक की तरह इंक्लूड कर रहे हो जॉइंट ओनर्स को, बस वो नंबर कितना उनका ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर्स के अंदर एक ही मेंबर ऐड हो रहा है, वो बस जॉइंटली एक जगह पे नाम आपका लिख दिया जाता है। ठीक है, उन शेयर्स के रिगार्डिंग। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है कि राइट टू ट्रांसफर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपके ऊपर इन्विटेशन टू सब्सक्राइब आपका सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, शेयर्स के रिगार्डिंग, डिवेंचर के रिगार्डिंग, आप पब्लिकली नहीं दे सकते हो। ठीक है, स्मॉल कंपनी भी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी इसके जस्ट बाद है। ठीक है, ओपीसी जो है वो प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी किसके अंदर दी हुई है, 285 के अंदर दिया हुआ है। स्मॉल कंपनी क्या होती है, उसके अंदर देखो, जो आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि 2 चीजों के बेसिस पे आप साइज कंपेयर करते हो किसी भी एंटिटी का, वो होता है या तो उनकी कैपिटल के रिगार्डिंग या जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके रिगार्डिंग, या जितना उनका टर्नओवर हो रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है। पहला पॉइंट को क्या दिया हुआ है कि आपकी 50 लाख रुपए से अगर नीचे है, 50 लाख रुपए से अगर आपकी नीचे है पेड अप कैपिटल, तो आप स्मॉल कंपनी के अंदर काउंट हो गए। स्मॉल कंपनी के अंदर काउंट होने के लिए आपकी या तो 50 लाख से कम होनी चाहिए, और इसको चेंज किया जा सकता है, और ये कैटेगरी चेंज हुई भी है। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी चेंज कब हुई है, चेंज आपकी हुई है 2022 की, जो नीचे पूरा एकदम बोल्ड के अंदर जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, उसके अंदर दिया हुआ है चेंज वाला पार्ट। बट अभी पहले अपने पहले ऊपर वाले पॉइंट पढ़ते हैं, तो क्या क्या इनका क्राइटेरिया दिया हुआ है, 50 लाख की शेयर कैपिटल से कितना दिया हुआ है ब्रैकेट, कितना दिया हुआ है ब्रैकेट, 50 लाख की शेयर कैपिटल से आपकी 10 करोड़ तक की हो सकती है, इसको बढ़ा के 10 करोड़ तक किया जा सकता है। बट इसको कहां तक बढ़ाया है, इसकी कैटेगरी को 2022 के अंदर कहां तक बढ़ाया है, इसको बढ़ाया गया है 4 करोड़ तक, जहां तक मेरे को ध्यान है, एक सेकंड, हाँ 4 करोड़ तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपकी जो 50 लाख वाली रिक्वायरमेंट है करंटली वो कितनी है, 4 करोड़ की है। मतलब 4 करोड़ से नीचे नीचे जो आपकी, जो 4 करोड़ से नीचे वाली जो आपकी कंपनीज हैं, वो बेसिकली क्या कर रही हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपकी रिस्ट्रिक्शन किसके रिगार्डिंग है, टर्नओवर के रिगार्डिंग भी है। टर्नओवर के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, टर्नओवर के अंदर दिया हुआ है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है प्रीवियस ईयर का, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना, 2 करोड़ रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियली जैसे 50 लाख दिया हुआ था वैसे इसको 2 करोड़ दिया हुआ है, और अपर लिमिट क्या दी हुई है, 100 करोड़, 100 करोड़ दी हुई है, जो कि चेंज हो गई है, जो कि 2022 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू चेंज हो गई थी। वो क्या हो गई थी, ये रिक्वायरमेंट क्या हो गई थी, 40 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो गई, 40 करोड़ की हो गई रिक्वायरमेंट, है ना। तो 40 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, या फिर आप 4 करोड़ से नीचे नीचे की आपकी शेयर कैपिटल है, तो आप क्या हो, स्मॉल कंपनी। ये दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए, अगर इसमें से कोई भी आपने एक्सीड कर दिया तो आप स्मॉल कंपनी कैटेगरी से हट जाओगे, अब आप क्या हो, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। स्मॉल कंपनी वाली कैटेगरी क्यों बनाई हुई है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या है, सेपरेटली क्या मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ आपकी ऑब्लिगेशंस हैं वो कम हो जाती है। एमएसएमई के अंदर स्मॉल कंपनी आती है, एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग एमएसएमई एक्ट के अंदर आपको बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये क्राइटेरिया मीट भी हो रहे हैं, उसके अलावा कौन सी कंपनी फिर भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकती है, उसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन क्या दिए हुए हैं कि अगर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी का केस है, तो होल्डिंग कंपनी, अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर है, पर फिर भी मान लिया जाएगा कि अगर होल्डिंग कंपनी आपकी ज्यादा टर्नओवर की है या फिर ज्यादा वैल्यू की है, तो आपका एक्सेप्शन एक काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है, वो किसका पार्ट है, वो होल्डिंग कंपनी का ही पार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी जो ए कंपनी को बी कंपनी ओन कर रही है, ये आपकी स्मॉल कैटेगरी के अंदर आ रही है पर ये नहीं आ रही है, तो बेसिकली ए भी क्या है, आपकी स्मॉल कैटेगरी के अंदर नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास है, बी कंपनी के पास है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 बताया था कौन सी कंपनीज है,
कौन सी कंपनी है सेक्शन 8 वाली? एनजीओज खोलते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो काम करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आती हैं? सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है कोई भी, सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कैटेगरी के अंदर नहीं डाला जाएगा, उनके लिए और सेपरेट राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो तो अलग ही कैटेगरी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई और सेपरेट एक्ट के अंदर कंपनी बनी हुई है, इस कैटेगरी के अंदर नहीं बनी हुई है, फिर 2013 वाले एक्ट के अंदर नहीं बनी हुई है, और 1956 वाले एक्ट के अंदर नहीं बनी हुई, उसके अलावा कोई एक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल सेबी जो है, सेबी एक्ट के अंदर अगर मान लो कोई कंपनी बनी हुई है जो सेबी के साथ टाई अप करके काम चल रही है, या फिर एनपीसीआई है, नेशनल पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके थ्रू बनी है? वो आरबीआई एक्ट के थ्रू बनी है। तो आरबीआई एक्ट के थ्रू अगर कोई चीज बनी है तो उसको आरबीआई एक्ट गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर वो नहीं आ सकती है। तो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर अगर आपकी कोई कंपनी फॉर्म हो रही है तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। इसके पॉइंट देखो, अपने पब्लिक कंपनी तक पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला पॉइंट है, इसके जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अ कंपनी, ये स्मॉल कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, तो मतलब प्राइवेट कंपनी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई तो हो रहे हैं। उसके बाद में इसकी जो कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट इसको चेंज कर दिया गया है 2022 के अंदर। तो आपको दोनों चीजें लिख के आनी है कि ओरिजिनली 50 लाख के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल गवर्न होती थी, बट जो अब क्या हो गई है, 4 करोड़ हो गई है, ठीक है, क्लियर है। आपको दोनों बातें लिख के आनी है, आपको अमेंडमेंट को मेंशन करके आना है, यहाँ पे पॉइंटर में नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको मेंशन करके आना है जब भी ये चीज आप लिखोगे, क्योंकि करंटली उस तरीके से गवर्न किया जा सकता है, उसी तरीके से गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो आपका टर्नओवर है वो 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए, बट अब बढ़ के कितना हो गया है, वो 10 करोड़ हो गया, सॉरी 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़ हो गया, सॉरी माय बैड। तो 40 करोड़ के अंदर अंदर आपके क्या होने चाहिए? टर्नओवर भी होना चाहिए, तब आप स्मॉल कंपनी की कैटेगरी के अंदर आओगे। सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है ये, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी आ गई, देखो पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है? पब्लिक कंपनी है। ये डेफिनेशन है, ये एक्चुअली डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है तुम्हारी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है 271 के अंदर, मींस कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। एंड के बाद में एक और कैटेगरी दी हुई है उसके अंदर, हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आज तक इसने प्रिस्क्राइब नहीं किया है मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो लिमिट होगी, ठीक है। तो इसलिए आपकी इफेक्टिव डेफिनेशन क्या है? जो पब्लिक कंपनी वो होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने 3 कंपनी पढ़ ली, 1% कंपनी वो भी प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी तो होती प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी भी क्या है? एक सब कैटेगराइजेशन है किसका? प्राइवेट कंपनी का। तो प्राइवेट कंपनी के अलावा जो भी कंपनीज हैं वो क्या है? पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है। तो अब आप मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं होने चाहिए, तब आप पब्लिक कंपनी बन सकते हो। प्रोवाइडेड, देखो प्रोविजन दिया हुआ है, हाँ बताओ। कोई 2020 वाला केस है, वो तो समझ आ गया कि 50 lakhs के वो 4 करोड़ होगी, 22 वाला, 20 नहीं 22 वाला केस नहीं है वो बेसिकली अमेंडमेंट था। क्या नाम था अमेंडमेंट का? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट रूल 2022। मुझे एक चीज हाँ पूछनी है, जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर में हाँ हायर अमाउंट में जो हाँ, वो चीज नहीं होगी? वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। वो चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एक हायर कैटेगरी किसने बनाई है? जो इस एक्ट को जिन्होंने बनाया था, उनकी इंटेंशन क्या थी कि ये जो हायर लिमिट है ये रहेगी, इस लिमिट के बीच बीच में ही आप नोटिफाई कर करके चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसकी इंटेंशन ये है। उसको चेंज तभी किया जाएगा जब आपके पूरे प्रोविजन के अंदर चेंज लाया जाएगा। आपने बेसिकली क्या किया है? एक एडिशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपने बस उसकी जो अमाउंट है उसको मॉडिफाई कर दिया है, बट अगर आपको एक जो आपकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज करना है, तो लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आप मतलब इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशल अप्रूवल लेने पड़ेंगे, आपकी जो मिनिस्ट्री है उससे भी, जो आपका लॉ है वो जो पास होगा उसके अंदर सारी चीजें मेंशन की जाएगी, क्या रीजनिंग है क्या नहीं है, और डिबेट डिस्कशन के बाद में जैसे नॉर्मल लॉ पास होता है वैसे ही पास होगा। अमेंडमेंट को पास करना थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन, एक्स्ट्रा पावर्स दी होती है। अगर कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी अमेंडमेंट ला सकते हो, ठीक है। वो एक्ट टू एक्ट डिफर करती है चीजें। तो अमेंडमेंट इस जो आपके ब्रैकेट दिया हुआ है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी हुई है उसके बीच में अगर आपको चेंज करनी है तो वो बहुत इजी होता है करना, पर आपको उस ब्रैकेट को ही चेंज करना वो थोड़ा सा टफ होता है करना, ठीक है। हाँ ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी नहीं होती है तो उसके अंदर एक प्रोवाइडेड एक चीज दी गई है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। मान लो एक कंपनी जो थी, गाइस मान लो जो ए कंपनी थी वो क्या है? प्राइवेट कंपनी है, उसको कैटेगराइजेशन क्या है? प्राइवेट कंपनी वाला कैटेगराइजेशन है, बट इसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है? बी कंपनी। जो कंपनी क्या है? पब्लिक।
तो फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसको भी पब्लिक कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी क्या है, उसके सेपरेट राइट्स हैं, ठीक है। बट अगर उसको आप कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाह रहे हो, या फिर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देखना चाह रहे हो कि इसके जो राइट्स हैं वो कैसे गवर्न होंगे, तो इसके राइट्स पब्लिक कंपनी की तरह गवर्न होंगे, ठीक है। पब्लिक कंपनी गवर्न करने का मतलब क्या, आपको कोई सेपरेट राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं, ठीक है, आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं। ऐसी कंपनी में पब्लिक वालों का भी स्टेक हो, प्राइवेट का भी हो बराबर। देखो इसका रीजन बताता हूँ, बी कंपनी के अंदर किसका स्टेक है, पब्लिक का स्टेक है, और बी कंपनी ने ए कंपनी को बनाया, फॉर्म किया, या फिर उसने एक्वायर कर लिया, जो भी किया है, जो भी रीजन से किया है, तो ए कंपनी की मेजर स्टेक होल्डिंग किसके पास है, बी के पास में। अब बी कौन है, वो पब्लिक ही तो है, तो पब्लिक इनडायरेक्टली क्या कर रही है, ए कंपनी को भी ओन कर रही है, तो इसीलिए वो क्या है, पब्लिक कंपनी की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, वो प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। क्लियर है इस चीज को, क्लियर है, समझ आ गया। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, किसी और एक्ट के अंदर बात की जा रही है, टैक्सेशन के अंदर बात की जा रही है, तो वो उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा। कंपनीज एक्ट के अंदर इसको पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। हाँ, एक सेकंड चारू। हाँ, हाँ वो भी तो कन्वर्ट हो जाएगी ना। देखो आपकी जो पेरेंट कंपनी का कन्वर्जन हुआ है, तो आपकी सब्सिडरी का भी मान लिया जाएगा कन्वर्जन हो गया है। हाँ, वो प्राइवेट कंसिडर होनी चाहिए। पब्लिश, अब देखो क्या होता है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई कन्वर्ट करता नहीं है जनरली। आप प्राइवेट से पब्लिक जरूर करते हैं, पब्लिक से प्राइवेट बहुत रेयरली होता है, बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है। हो सकता है कर सकते हो आप, बट आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, और इतना कोई करने को तैयार नहीं होता है, ठीक है। हाँ चारू पूछो अब। भैया मैं तो यही पूछ रही थी कि इसमें उल्टा केस हो सकता है क्या? हाँ, वही उल्टा केस मैंने बता दिया, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ ठीक है, अब देखो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी का मतलब, नहीं होना का मतलब क्या है, जो प्राइवेट कंपनी के अंदर तीन चीजें दी गई थी कि आपके आर्टिकल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। आप पब्लिक एट लार्ज को क्या है, पैसे, ओ सॉरी, आपके जो शेयर्स हैं या फिर आपकी सिक्योरिटीज हैं वो क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दे सकते हो। तीसरी चीज क्या होती है, आपकी जो मैक्सिमम कैप लगी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम कैप लगी होती है, वो चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम कितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है, कितने मर्जी हो सकते हैं, आपकी कोई अपर लिमिट नहीं है। डायरेक्टर्स के अंदर लिमिट चेंज हो जाती है, डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी के अंदर 2